बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 4th सेमेस्टर की सब्जेक्ट फार्मेकोलॉजी 2 पढ़ रहे थे। फार्मेकोलॉजी 2 में हमने यूनिट 2 स्टार्ट किया हुआ है, ड्रग्स अफेक्टिंग नर्वस सिस्टम। इसका लेक्चर 1 एनेस्थेटिक ड्रग, लेक्चर 2 एंटी पार्किंसंस ड्रग और लेक्चर 3 का जो एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स है इसका पार्ट 1 हमने पढ़ लिया, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम इसी लेक्चर 3 एंटी कन्वल्सेंट ड्रग का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जो कि इसका लास्ट पार्ट होगा। इसके साथ ये लेक्चर 3 कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय मुशर्रफा अज़हर में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, और इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो लेक्चर में हमने ये जो एंटी कन्वल्सेंस ड्रग है इनको हमने जनरली डिस्कस किया हुआ था। जो जितने भी ड्रग्स हैं इनके जनरल मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन और इनकी जो प्लियोट्रोपिक प्रॉपर्टी होती है कि एक ही ड्रग की डिफरेंट मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन होते हैं, वो एक से ज़्यादा मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के थ्रू ये सीजर्स जो होते हैं इनको प्रिवेंट करती हैं। तो यहाँ पे आज हम क्लासिकल ड्रग्स पढ़ेंगे और जो न्यूअर ड्रग्स है वो पढ़ेंगे। इनको अलग अलग हम एक एक करके डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को मैंने डिटेल से समझाया था कि क्लासिकल ड्रग्स और न्यूअर ड्रग्स किन्हें कहते हैं। क्लासिकल ड्रग्स, यहाँ पे क्लासिकल ड्रग का मतलब ये है कि वो ड्रग्स जो पहले से बनाए गए थे, स्टार्ट में जब एंटी कन्वल्सेंट ड्रग बनाए गए तो जो ड्रग्स उस टाइम बनाए गए थे तो उनके लिए क्लासिकल लफ्ज़ यूज़ किया जाता है कि क्लासिकल एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स। मतलब कि वो तमाम ड्रग्स जो कि पिछले ज़माने से ही, जब ये ड्रग्स बनाए गए थे फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम से ही बने हुए थे। और न्यूअर ड्रग्स उन्हें कहते हैं कि जो बाद में बनाए गए, जो बाद में वो जो क्लासिकल ड्रग्स है उनके प्रॉपर्टीज़ को देख के फिर उसमें एडिशन करके जो नए ड्रग्स बनाए गए तो उनके लिए कहा जाता है कि वो न्यूअर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग या न्यूअर एंटी कन्वल्सेंट ड्रग है। इनमें फ़र्क ये होता है कि जो क्लासिकल ड्रग्स होती है इनकी ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होते हैं, इफ़ेक्टिवनेस भी इनकी ज़्यादा होती है, और इनके जो एडवर्स इफ़ेक्ट है वो भी ज़्यादा होती है। एडवर्स इफ़ेक्ट एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स में से सबसे ज़्यादा यही है कि वो ड्रोज़िनेस काज करते हैं, क्योंकि ये वो कन्वल्जन को रोकने के लिए इम्पल्सिस को रोकते हैं। तो जब इम्पल्सिस रुक जाती हैं तो इम्पल्सिस की रुकने की वजह से इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के इंक्रीज़ होने की वजह से जो ओवरऑल बॉडी की एक्टिविटी होती है वो स्लेजिस हो जाती हैं, तो इसीलिए ड्रोज़िनेस काज होती है। बंदा जो है उसको नींद सी आती है, उसके मूवमेंट्स वगैरह थोड़े स्लो हो जाते हैं, उसको नींद सी आती है। तो ये इनमें ज़्यादा होता है बनस्बत न्यूअर ड्रग्स के। जो न्यूअर ड्रग्स होती हैं वो इतना इनकी तरह इतना इफ़ेक्टिव भी नहीं होते, और इनकी तरह उनकी एडवर्स इफ़ेक्ट भी इतने ज़्यादा नहीं होते। तो जब हम थेरेपी करते हैं, एंटी एपिलेप्टिक थेरेपी करते हैं या एंटी कन्वल्सेंट थेरेपी करते हैं, तो उस टाइम हम ज़्यादातर अगर माइल्ड कोई एपिलेप्सी है, माइल्ड अगर सीज़र है, तो उस टाइम हम कोई एक क्लासिकल ड्रग दे देते हैं तो उससे काम चलता है। लेकिन अगर मॉडरेट कन्वल्सेंट्स है, अगर सीवियर काइंड के कन्वल्सेंट्स है, यानी इस तरह कन्वल्जन आ रहे हैं कि वो सीवियर टाइप है या मॉडरेट टाइप है, तो फिर उसके लिए एक ड्रग से काम नहीं होता। इसीलिए फिर हमने कम्बिनेशन फार्म में ड्रग देने होते हैं। तो कम्बिनेशन फार्म में हम क्या करते हैं, एक क्लासिकल ड्रग उठा लेते हैं और उसके साथ एक न्यूअर ड्रग उठा लेते हैं, और इन दोनों को कंबाइन करके हम दे देते हैं, ताकि क्या हो कि इसकी इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा हो, उस जो कन्वल्जन है वो रुक सके, इफ़ेक्ट इस ड्रग की ज़्यादा हो, थेरापेटिक इफ़ेक्ट, और एडवर्स इफ़ेक्ट इसके कम हो। क्योंकि अगर हमने 2 क्लासिकल ड्रग उठा लिए और 2 क्लासिकल ड्रग की हमने कम्बिनेशन अगर दे दी पेशेंट को, तो उससे कन्वल्जन तो ठीक होंगे अच्छी तरीके से, लेकिन उसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट है वो फिर ज़्यादा होंगे, क्योंकि क्लासिकल ड्रग में ड्रोज़िनेस काज करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती
है। तो अगर हम 2 क्लासिकल ड्रग उठा के दे देते हैं तो वो बंदा जो है बिल्कुल वो ड्रोजी और स्लेजिश सा हो जाएगा। तो इसीलिए हम एक क्लासिकल ड्रग और एक न्यूवेल ड्रग जब उठा के पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं तो इससे ये होता है कि इतना ज़्यादा ड्रोजीनेस काज नहीं होता और वो कन्वल्जन भी ट्रीट हो जाती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो क्लासिकल ड्रग्स में से जो फर्स्ट वन ड्रग है वो है फिनिटोइन। फिनिटोइन फर्स्ट लाइन ड्रग है पार्शियल सीजर के लिए। ये बात आपने याद रखी है, इससे एमसीक्यूज बन सकती हैं। आपको ऑप्शंस दिए गए होंगे 3-4 और आपसे पूछा जा रहा होगा कि इनमें से पार्शियल सीजर के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी है, तो आपको ये याद होनी चाहिए कि ये फिनिटोइन है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है फिनिटोइन की, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसकी ये है कि ये सोडियम चैनल को इनहिबिट करती हैं। साथ में लिखा हुआ है यूज़ डिपेंडेंट। तो यूज़ डिपेंडेंट का पिछली वीडियो लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि यूज़ डिपेंडेंट किसी ड्रग के साथ अगर लिखा गया है तो इसका मतलब ये होता है कि वो ड्रग जो ओपन चैनल होते हैं, ओपन सोडियम चैनल होते हैं या कोई भी चैनल हुआ, चाहे वो कैल्शियम चैनल है या जो भी चैनल है, तो अगर चैनल ओपन है तो उस वक्त भी वो उसको ब्लॉक कर सकते हैं। यानी यूज़ डिपेंडेंट का मतलब ये है कि वो सोडियम चैनल यहाँ पे ओपन था, उसमें सोडियम की इन्फ्लक्स हो रही थी, लेकिन जब हमने फिनिटोइन दे दिया तो फिनिटोइन ने जाके उस ओपन चैनल पे अटैच होके ओपन चैनल को क्लोज कर दिया। इसीलिए हम कहते हैं कि ये यूज़ डिपेंडेंट है। यानी ये सोडियम यूज़ हो रही थी लेकिन जब हमने फिनिटोइन दे दिया तो इसने ब्लॉक कर दिया, और ब्लॉक करने की वजह से फिर अब सोडियम की इन्फ्लक्स नहीं होगी। सोडियम की जब इन्फ्लक्स नहीं होगी तो जो एक्साइटेबिलिटी काज होती है इनकी इन्फ्लक्स की वजह से, सोडियम इम्पल्स की जो ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाती है न्यूरोनल सेल में, तो वो रुक जाती हैं, जिसकी वजह से जो सीज़र है वो ठीक हो जाती हैं। और यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन यानी इसकी डोज जो है वो सही तरीके से एडजस्ट करनी होती है। मतलब कि सोडियम जो है यहाँ पे सोडियम चैनल को ब्लॉक करने के लिए फिनिटोइन की जो इफ़ेक्टिव डोज़ है वो डोज देनी चाहिए। अगर फिनिटोइन की डोज जो है वो इसकी जो इफ़ेक्टिव डोज़ है उससे अगर लो रखा जाए तो फिर ये सोडियम चैनल को ब्लॉक नहीं कर सकती। तो इसीलिए डोज़ का सही तरीके से ख्याल रखना है। और फिनोटोइन के लिए लिखा है कि एक प्रो ड्रग है जिसे फास्ट फिनोटोइन कहते हैं। फास्ट फिनोटोइन एक प्रो ड्रग है फिनोटोइन की। प्रो ड्रग मीन्स के फास्ट फिनोटोइन को जब हम लेते हैं तो स्टार्ट में ये इनएक्टिव होता है, लेकिन जब इसकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है तो उसके बाद ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। यानी ऐसा ड्रग के वो स्टार्ट करते वक्त इनएक्टिव फॉर्म में हो और बॉडी के अंदर जाके अपने साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचने तक वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसे ड्रग को हम कहते हैं प्रो ड्रग। तो फिनोटोइन की भी एक प्रो ड्रग मौजूद है जिसका नाम है फास्ट फिनोटोइन। फास्ट फिनोटोइन को या हम इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्टर करते हैं या इंट्रावेनस एडमिनिस्टर करते हैं। हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन। फिनोटोइन में ये एबिलिटी होती है कि ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ हाईली बांडिड होती हैं, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती हैं। The plasma half-life is 12 to 24 hours, progressively increase up to 60 hours when plasma concentration raises above 10 माइक्रोग्राम पर ml। तो इसकी जो प्लाज्मा हाफ लाइफ है, प्लाज्मा हाफ लाइफ 12 से लेके 24 हावर्स तक होती है फिनोटोइन की। यानी ये 12 से लेके 24 हावर्स तक होती है एवरेजली, लेकिन कभी कभार ये इसकी जो प्लाज्मा हाफ लाइफ है वो प्रोग्रेस करके 60 हावर्स तक भी पहुंच जाती हैं। अगर इसकी कंसंट्रेशन 10 माइक्रोग्राम पर ml होता है प्लाज्मा में, तो फिर क्या होता है, तो फिर इसकी जो हाफ लाइफ है वो इंक्रीज़ होकर 60 हावर्स तक पहुंच जाती हैं। क्यों पहुंचती हैं? क्योंकि इसके जो मेटाबोलाइजिंग एंजाइम है वो सेचुरेटेड हो जाते हैं। तो जब भी कंसंट्रेशन 10 माइक्रोग्राम या इससे अबाव हो जाती है प्लाज्मा के अंदर, तो इसको मेटाबोलाइज करने वाले एंजाइम सेचुरेटेड हो जाते हैं और उनके सेचुरेटेड होने की वजह से इसकी जो प्लाज्मा हाफ लाइफ है वो इंक्रीज़ होकर 60 हावर तक पहुंच जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसको मेटाबोलाइज करने वाले एंजाइम सेचुरेटेड हो जाते हैं, तो फिर इसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होती, और मेटाबॉलिज्म नहीं होती तो इसकी एक्सक्रीशन नहीं हो सकती, और एक्सक्रीशन नहीं हो सकती तो फिर इसकी प्लाज्मा में जो रहना है वो ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा वक्त के लिए प्लाज्मा में रहता है। इसीलिए कह रहा है कि इसकी हाफ लाइफ अप टू 60 हावर होती है।
थेरापेटिक प्लाज्मा लेवल इज़ बिटवीन 10 एंड 20 माइक्रोग्राम पर ml, और इसकी जो प्लाज्मा में थेरापेटिक लेवल है वो कितना है, 10 एंड 20 माइक्रोग्राम पर ml, यानी 10 to 20 माइक्रोग्राम पर ml के दरमियान ये अगर प्लाज्मा में पहुंच जाए तो तब ये काम कर सकती है, इसकी थेरापेटिक लेवल इतनी है। तो ये आपने याद रखनी है, MCQs बन सकती है इससे। Some adverse effects of phenytoin are related to specific serum level. Nystagmus is frequently observed at level greater than 20 microgram per ml. कुछ adverse effect भी होते हैं phenytoin के, लेकिन ये तब होते हैं जब सीरम में इसकी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। Nystagmus एक frequently होने वाली एक adverse effect है। अगर phenytoin की concentration 20 माइक्रोग्राम पर ml से ज़्यादा हो जाए तो उस टाइम nystagmus होती है। nystagmus एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें पेशेंट का जो आई बाल होता है वो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करता है, बार बार बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है आई बाल की, तो इसको कहा जाता है निस्टिग्मस। तो निस्टिग्मस तब होती है जब 20 माइक्रोग्राम पर ml से इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो अब MCQs इस तरह आपसे पूछी जा सकती है MCQs में कि जो फिनोटोइन है इसके साथ निस्टिग्मस कब होती है। ऑप्शन में होगा 10 माइक्रोग्राम पे होती है, ऑप्शन में होगा कि 20 माइक्रोग्राम पे होती है, या ऑप्शन में होगा कि 21 या 22 माइक्रोग्राम पे होती है। तो यहाँ पे लिखा है कि ग्रेटर देन 20 माइक्रोग्राम, तो इसीलिए आपने क्या सिलेक्ट करना होगा, आपने 21 या फिर अगर 22 है वो सिलेक्ट करना होगा। इस तरह की MCQs बन सकती हैं। या फिर MCQs इस तरह की बन सकती है कि फिनोटोइन की डोज प्लाज्मा में इसकी जो कंसंट्रेशन है वो अगर 20 माइक्रोग्राम पर ml से ज़्यादा हो जाए तो इसके साथ कौन सी कंडीशन होती है। आपसे ऑप्शन में पूछा जाएगा, बहुत सारे कुछ वहाँ पे डिजीज़ के नाम लिखे होंगे, डिसऑर्डर के नाम लिखे होंगे, सिम्टम्स के नाम लिखे होंगे, और साथ में निस्टिग्मस भी होगा, तो आपने निस्टिग्मस इसमें याद रखनी है। इंडिकेशन ऑफ फिनिटोइन: जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। फिनोटोइन हम पार्शियल कॉम्प्लेक्स हो या सिंपल पार्शियल सीजर हो उसमें एडमिनिस्टर कर सकते हैं, और जनरलाइज सीजर में से जो टोनिक क्लोनिक वाला सीजर है उसमें हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही है कि टोनिक क्लोनिक और सिंपल और कॉम्प्लेक्स ये कौन सी सीजर है, तो इसी एंटी कन्वल्सन ड्रग का जो पार्ट 1 है, लेक्चर 3 पार्ट 1, तो वो आप देख ले, उसमें मैंने ये सारे जो सीजर के टाइप्स है एक्सप्लेन किए हुए हैं। इट इज़ इनइफेक्टिव इन एब्सेंस सीजर। अब जो एब्सेंस सीजर होती हैं जो बच्चों में कॉमन है, तो उसमें फिनिटोइन इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, ये इनइफेक्टिव होता है। तो MCQs बन सकती है कि फिनोटोइन इज़ इनइफेक्टिव इन विच टाइप ऑफ सीजर। ऑप्शन होगा सिंपल पार्शियल सीजर, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, टोनिक क्लोनिक सीजर, और ऑप्शन डी होगा एब्सेंस सीजर। तो आपने याद रखनी है कि फिनिटोइन एब्सेंस सीजर में इनइफेक्टिव है। डोज क्या है, 100 mg BD, मैक्सिमम 400 mg BD पर डे, यानी डोज इसकी 100 mg पर दिन में 2 दफ़ा भी हम दे सकते हैं, या फिर अगर मैक्सिमम डोज फिनोटोइन की अगर सीवियर काइंड ऑफ सीजर्स है तो मैक्सिमम डोज इसकी 400 mg पर डे हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। चिल्ड्रंस के लिए 5 to 8 mg पर kg पर डे के हिसाब से दिया जाता है। स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए भी ओकेजनली यूज्ड बाय स्लो आईवी इंजेक्शन, कभी कभार यूज़ होती हैं, और जब यूज़ होती हैं तो स्लोली आईवी इंजेक्शन के थ्रू होती हैं। स्टेटस एपिलेप्टिकस ये एक इमरजेंसी होती है सीज़र की, एपिलिप्सी की जो इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसको टाइम पे और प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, तो उसे कहते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। तो उस टाइम भी फिनिटोइन कभी कभार, ओकेजनली मीन्स कभी कभार, इंजेक्शन, स्लो इंजेक्शन, आईवी इंजेक्शन में यूज़ होती हैं। ट्राइजिमिनल न्यूरोलजिया है, इसके लिए यूज़ होती हैं। ट्राइजिमिनल न्यूरोलजिया ये एक क्रोनिक पेन कंडीशन होती है, एक न्यूरोपैथिक पेन है जिसमें जब ट्राइजिमिनल नर्व इफेक्ट हो जाती हैं तो ये न्यूरोपैथिक पेन स्टार्ट होती हैं। तो इस न्यूरोपैथिक पेन को
ट्रीट करने के लिए भी हम फिनेटोइन यूज़ करते हैं, लेकिन सेकंड चॉइस ऑफ ड्रग है, क्योंकि इसमें फ़र्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग जो है वो कार्बामेज़ेपिन है। अगर कार्बामेज़ेपिन उस पेशेंट में इफ़ेक्टिव नहीं आ रहा, या फिर अगर कार्बामेज़ेपिन से कोई एलर्जी है, कोई हाइपर सेंसिटिविटी है, या किसी भी वजह से हम जब कार्बामेज़ेपिन नहीं दे सकते, तो उस टाइम हम फिनेटोइन पे चले जाते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया को ट्रीट करने के लिए। अच्छा स्टूडेंट्स, एडवर्स इफेक्ट ऑफ फिनिटोइन। अब एडवर्स इफेक्ट क्या है फिनिटोइन की, तो लिखा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेडेशन। तो जाहिर सी बात है कि जितने भी एंटी कन्वल्सन ड्रग है तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेडेशन काज करती हैं, जिससे बंदा जो है वो ड्रॉजी हो जाता है, उसको नींद आती है, उसको एटेक्सिया होता है। एटेक्सिया मीन्स के मूवमेंट उसकी स्लो हो जाती है, कन्फ्यूजन होती है, उसको इंसोम्निया यानी नींद नहीं आती, और निस्टिग्मस होती है। और इसके अलावा गम हाइपरप्लीजिया और हेरुसिटिज्म भी हो सकती है फिनेटोइन के साथ। तो स्टूडेंट्स, किसी भी ड्रग के कुछ ऐसे एडवर्स इफेक्ट होते हैं जो उसके साथ कॉमन होते हैं। यहाँ पे फिनेटोइन के साथ ये जो ड्रोजिनेस, एटेक्सिया, कन्फ्यूजन, इंसोम्निया और निस्टिग्मस जो है ये इसके साथ कॉमनली होती हैं। लेकिन जो कुछ ऐसे एडवर्स इफेक्ट होते हैं जो कि पैराडॉक्सिकल होते हैं। पैराडॉक्सिकल मीन्स के मतलब ऐसा नहीं लगता कि इस ड्रग के साथ इस किस्म की एडवर्स इफेक्ट पैदा हो सकती हैं, लेकिन कभी कभार हो जाती हैं। बहुत रेयर है, बहुत कम टाइम में होता है, बहुत जो है वो 100% में से 1%, इस तरह बहुत रेयर कंडीशन में इस तरह होता है कि फिनेटोइन के साथ गम हाइपरप्लीजिया और हेरुसिटिज्म काज होती हैं। तो इनकी कोई रीज़न अभी तक मालूम नहीं है कि क्यों होती हैं, लेकिन देखा गया है कि फिनेटोइन जो लोग यूज़ करते हैं तो उनको कभी कभार हाइपरप्लीजिया, गम में हाइपरप्लीजिया और हेरुसिटिज्म हो जाती हैं। यहाँ पे एमसीक्यूज़ के लिए आपने फिनेटोइन की जो एडवर्स इफेक्ट याद रखनी है वो निस्टिग्मस याद रखनी है। अगर एमसीक्यूज़ इससे बने तो निस्टिग्मस के लिए बन सकती है कि यानी निस्टिग्मस कब होती है, डोज प्लाज्मा में कंसंट्रेशन कितनी होती है, तो अबाउ 20 माइक्रोग्राम पर ml होती हैं तो तब होती हैं, या फिर अबाउट 20 माइक्रोग्राम पर ml जब फिनेटोइन की प्लाज्मा में कंसंट्रेशन हो जाती है तो इसके साथ क्या होती हैं, तो निस्टिग्मस होती है। ये बात आपने याद रखनी है। इंट्रोडक्शन देख ले तो फिनेटोइन की इंट्रोडक्शन होती है। ये जब मैं ये लेक्चर स्टार्ट कर रही थी तो उस टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जितने भी एंटी कन्वल्सेंट ड्रग हैं तो इनकी इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होती है एक दूसरे के साथ भी और दूसरे ड्रग्स के साथ भी। यानी ये जो एंटी कन्वल्सेंट की ख़ुद की इनकी इन सब की जो क्लासेस है इनके साथ भी, ये एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, और दूसरे एंटीबायोटिक्स और जो दूसरे ड्रग्स होते हैं उनके साथ भी ये इंटरेक्शन करती हैं। तो फिनेटोइन किन किन ड्रग के साथ इंटरेक्शन करती है, तो लिखा है कार्बामाजेपिन, फिनोबर्बिटाल विल डिक्रीज प्लाज्मा लेवल, अल्कोहल डायजेपाम मिथाइल फेनिडेट विल इंक्रीज। अब अगर हम फिनोटोइन के साथ कार्बामाजेपिन यूज़ करते हैं या फिनोबार्बिटाल यूज़ करते हैं तो इन दोनों ड्रग की वजह से फिनोटोइन की प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाती हैं। तो इसीलिए हम फिनोटोइन के साथ कार्बामाजेपिन और फिनोबार्बिटाल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी वजह से इसकी जो प्लाज्मा लेवल है वो कम हो जाएगी, तो हम थेरापेटिक लेवल तक नहीं पहुंच सकते। और अल्कोहल डायजेपाम या मिथाइल फेनिडेट जो है इनके साथ क्या होता है, इनके साथ जो फिनेटोइन है इसकी प्लाज्मा लेवल इंक्रीज़ हो जाती हैं। इसके अलावा स्टिमुलेट साइटोक्रोम P450 सो कैन इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ सम ड्रग। अब फिनेटोइन में ये एबिलिटी है कि ये जो साइटोक्रोम P450 एंजाइम है लीवर के अंदर तो इसको स्टिमुलेट करती है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर साथ में हम कोई एंटीबायोटिक्स या दूसरे उसको कोई इन्फेक्शन है तो हम कोई ऐसे ड्रग दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, तो फिर हमने फिनेटोइन भी दिया है, साथ में कोई एंटीबायोटिक भी दिया है जिसकी मेटाबॉलिज्म साइटोक्रोम P450 पे होती है, तो ये क्या करेगी, ये उस ड्रग के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करेगी, जिसकी वजह से वो ड्रग जो है वो इनइफेक्टिव होगा, उसकी अगर जल्दी से मेटाबॉलिज्म होगी तो वो साइट ऑफ एक्शन तक नहीं पहुंच जाएगी। तो इस तरह इसकी इंटरेक्शन हो सकती है। अब दूसरा ड्रग है कार्बामाजेपिन। कार्बामाजेपिन ये भी फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है पार्शियल सीजर के लिए। जिस तरह
फिनिटोइन के लिए हमने कहा था कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है पार्शियल सीजर के लिए। इसी तरह कार्बामाजेपिन भी फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है पार्शियल सीजर के लिए। तो ये आपने याद रखनी है कि फिनिटोइन, कार्बामाजेपिन दोनों फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है पार्शियल सीजर के लिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कार्बामाजेपिन की भी यही है कि ये भी सोडियम चैनल को इनहिबिट करती है, ये भी यूज डिपेंडेंट है, ये ओपन चैनल को भी ब्लॉक कर सकती है। हाफ लाइफ इसकी 6 to 12 आवर्स है, यानी जो फिनेटोइन की हाफ लाइफ है उससे कम है। एडवर्स इफेक्ट कार्बामाजेपिन की यह है कि ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेडेशन काज करती है, जिससे ड्रॉवजीनेस, डिजीनेस और वो सब कुछ जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ कार्बामाजेपिन के साथ एग्रेनुलोसाइटोसिस और एप्लास्टिक एनीमिया भी कॉमन है। और इल्डर पेशेंट में, जो इल्डर लोग होते हैं तो उनमें एप्लास्टिक एनीमिया कभी कभार हो जाती है, कभी कभार उनमें एग्रेनुलोसाइटोसिस होती है। एग्रेनुलोसाइटोसिस का मतलब है कि जो ग्रेनुलोसाइट की अगर एक्सट्रीमली लो नंबर हो जाए, उसकी लेवल अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाए ग्रेनुलोसाइट्स की, तो इसको हम कहते हैं एग्रेनुलोसाइट, यानी एब्सेंस ऑफ ग्रेनुलोसाइट। तो इसमें ये जो अब यहाँ पे लिखा है ना स्टूडेंट्स कि एप्लास्टिक एनीमिया होती हैं, एग्रेनुलोसाइटोसिस होती हैं, तो ये इसलिए होती हैं क्योंकि कार्बामाजेपिन में ये एबिलिटी होती है कि वो बोन मेरो में जाके वहाँ पे जो कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर है उनको रिड्यूस कर देती है, उनको इनहिबिट कर देती हैं। तो जब उनको इनहिबिट करती हैं तो इससे क्या होता है, ब्लड सेल्स नहीं बनते, एप्लास्टिक एनीमिया और एग्रेनुलोसाइटोसिस हो जाती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा रेयर होता है, यानी 1% या 2% इस तरह इसकी चांसेस होती हैं। A mild transient leukopenia decrease in white blood cell occurs in about 10% of patients but usually disappear in first 4 months of treatment. और इस तरह भी होता है कि एक माइल्ड टाइप ट्रांजिएंट ल्यूकोपीनिया भी होती है, ल्यूकोसाइट की भी कमी आती है लेकिन वो ट्रांजिएंट होती है। कार्बामाजेपिन स्टार्ट करके जो फर्स्ट 4 मंथ होते हैं ट्रीटमेंट के, तो उस फर्स्ट 4 मंथ के ख़त्म होने के बाद ये जो ल्यूकोपीनिया की एडवर्स इफेक्ट है ये भी ख़त्म हो जाती है। इसकी भी वजह यही है कि वो जो कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर है उनमें कमी आ जाती है, लेकिन जो ल्यूकोसाइट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर हैं वो फिर इसके साथ कंपनसेट कर लेते हैं और 4 मंथ के बाद वो दोबारा से बन जाते हैं और ल्यूकोसाइट की फिर मकदार ठीक हो जाती है। लेकिन अगर एप्लास्टिक एनीमिया हो गया या एग्रेनुलोसाइटोसिस हो गई तो फिर उस टाइम ख़ास करके एप्लास्टिक एनीमिया जब हो गया, ये बहुत रेयर है, लेकिन जब हो जाए तो फिर ये ठीक नहीं होती, क्योंकि वो जो कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर है वो कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर जब बंद हो जाती है तो फिर वो सही तरीके से सारे जो ब्लड सेल्स है उनको नहीं बना पाती। उसमें से सिर्फ ल्यूकोपीनिया कुछ हद तक ठीक होता है, लेकिन बाकी जो आरबीसीज की कमी और प्लेटलेट्स की कमी और ये सब कुछ तो वो फिर ठीक नहीं होती। कैन एक्सैजरबेट सम जनरलाइज्ड सीजर, और कभी कभार ये जो कार्बामाजेपिन है ये इस तरह करती है कि इसका भी पैराडॉक्सिकल इफेक्ट है कि हम इससे ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये जनरलाइज सीजर को और जो है वो ज़्यादा एक्सैजरबेट करेगा, उसको मज़ीद ख़राब करेगा, लेकिन कभी कभार करती है। कभी कभार जनरलाइज सीजर में जब एडमिनिस्टर किया जाता है तो ये देखा गया है कि जनरलाइज सीजर को और ये एक्सैजरबेट करती हैं, उसको मज़ीद बढ़ाती हैं। तो ये इसकी पैराडॉक्सिकल इफेक्ट है। ड्रग इंटरेक्शन, अब देखें ड्रग इंटरेक्शंस में वही है कि कार्बामाजेपिन भी बहुत सारे ड्रग्स के साथ इंटरेक्ट कर जाती हैं। उसमें लिखा है कि स्टिमुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर ड्रग बाय इंड्यूसिंग माइक्रोसोमल एंजाइम, दूसरे ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म को ये स्टिमुलेट करती हैं क्योंकि इसमें ये एबिलिटी होती है कि ये जो माइक्रोसोमल एंजाइम है उनको इंड्यूस करती है, उनके लेवल को इंड्यूस करती है। माइक्रोसोमल एंजाइम कौन से होते हैं? ऐसे एंजाइम जो कि हेपेटोसाइट के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें मौजूद होते हैं, तो उनको हम कहते हैं कि ये माइक्रोसोमल एंजाइम हैं। तो माइक्रोसोमल एंजाइम का जो मेजर रोल होता है जनरली हमारे बॉडी के अंदर वो थायराइड हार्मोन की होम्योस्टेसिस है। थायराइड हार्मोन्स की होम्योस्टेसिस में माइक्रोसोमल एंजाइम का बहुत ज़्यादा काम होता है और ड्रग मेटाबॉलिज्म में। तो माइक्रोसोमल एंजाइम की लेवल जब इंक्रीज़ हो जाती हैं तो फिर क्या होता है, ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होती हैं, तो ऐसे ड्रग्स जिनकी मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो जाएगी तो वो इनइफेक्टिव हो सकते हैं।
तो इसीलिए इन चीज़ों का ख्याल रखना है। स्टिमुलेट्स ऑन मेटाबॉलिज्म, अपने आप के जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी स्टिमुलेट करती है। ये इन एंजाइम को जब इन्हेंस करती हैं तो इसकी खुद की जो मेटाबॉलिज्म है वो भी इंक्रीज हो जाती हैं। दिस मे रिक्वायर एन इंक्रीज इन डोज ऑफ दिस एंड अदर ड्रग द पेशेंट इज टेकिंग। इसीलिए कार्बामाजेपिन की ख़ुद की भी डोज़ इंक्रीज़ देनी चाहिए, क्योंकि अगर इसकी तेज़ी से मेटाबॉलिज्म हो रही है तो कुछ हद तक इसकी मेटाबॉलिज्म होगी और कुछ हद तक ये अपने साइट ऑफ एक्शन तक पहुंच सकेगी। और दूसरे ड्रग अगर हम कोई एंटीबायोटिक वगैरह दे रहे हैं इसके साथ पेशेंट को, तो उनकी भी डोज़ इंक्रीज़ देनी है, क्योंकि इसकी वजह से मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होती है। तो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होके और ये अपने जो साइट ऑफ एक्शन है वहाँ तक भी पहुँच सके, तो इस बात को यकीनी बनाने के लिए हम इनकी डोज जो है वो इंक्रीज़ दे देते हैं। तीसरा ड्रग है फिनोबार्बिटाल। फिनोबार्बिटाल भी पार्शियल सीजर के लिए यूज़ होती है और ये नियोनेट्स जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। अब ये बात आपने याद रखनी है कि फिनोबार्बिटाल विच ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। तो जो नियोनेट्स होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। ये सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग है एडल्ट्स में से कि due to more severe central nervous system. Second line drug in adult due to more severe central nervous system sedation। यानी लिखा है कि एडल्ट्स में से क्या करते हैं, एडल्ट में यानी अगर यूज़ किया जाए तो सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग में यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेडेशन है वो मोर सीवियर होती हैं, इसीलिए फ़र्स्ट लाइन में यूज़ नहीं होता, लेकिन ये सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग के तौर पर यूज़ होती है। लेकिन जो दूसरे ड्रग्स हैं उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं जो बच्चों के लिए इतना साजगार नहीं होते, तो इसीलिए इसमें ऐसे एडवर्स नहीं है, इफ़ेक्ट नहीं है कि जो बच्चों को इफ़ेक्ट करें, तो इसलिए बच्चों में ये यूज़ की जाती है। तो अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि अगर मोर सेडेटिव है तो बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा बेहोशी कर देगा, तो उसमें डोज़ की एडजस्टमेंट करते हैं फिर, तो इसीलिए ऐसा इफ़ेक्ट नहीं होता और ये इफ़ेक्टिव भी होती है। लेकिन एडल्ट्स में इसकी जो एडल्ट के लिए जो डोज़ है, तो एडल्ट के लिए जो फिनोबार्बिटाल की डोज़ होती है उसके साथ एडल्ट में ड्रोजिनेस जो है वो बहुत ज़्यादा काज होती है। एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर ऑफ गाबा ए रिसेप्टर इंक्रीज ओपन टाइम। अब ये क्या करती हैं, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर है। एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर का क्या मतलब है कि यहाँ पे हमने कहा ना कि ये एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर है गाबा ए का। इसका मतलब ये है कि फिनोबार्बिटाल जो क्लोराइड चैनल की जो ओपनिंग है, उसकी जो ओपनिंग के लिए टाइम है उसको इंक्रीज़ करती है, उनको ओपन रखती है। इसके रिज़ल्ट में क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस हो जाती है और सीजर ठीक हो जाते हैं। एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर का मतलब है कि ये सही तरीके से प्रॉम्प्टली, एलोस्टेरिक के लिए हम प्रॉम्प्टली लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं कि भरपूर तरीके से गाबा ए रिसेप्टर के जो टाइमिंग है उसको इन्हेंस करती है, गाबा ए रिसेप्टर को मॉड्यूलेट करती है, उसके वर्क को इंक्रीज़ करती है। जब वो इंक्रीज़ हो जाती है तो वो ज़्यादा वक्त के लिए ओपन रहती है, और जितना ज़्यादा वक्त के लिए ओपन रहेगा उतना क्लोराइड की इन्फ्लक्स होगी। क्लोराइड आयन की जब इन्फ्लक्स जितना ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज इनसाइड द न्यूरोनल सेल, जिससे वो एक्शन पोटेंशियल रुक जाती है और इम्पल्सेस की जो ट्रांसमिशन है वो रुक जाती है, जिससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस होती है और सीजर्स बंद हो जाते हैं। इसकी एब्जॉर्प्शन रेपिडली होती है। इसकी हाफ लाइफ 53 हावर्स से लेके 118 हावर्स तक भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा लॉन्ग हाफ लाइफ इसकी है, तो ये आपने याद रखनी है। ये एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है कि फिनोबार्बिटाल की हाफ लाइफ जो है वो कितनी है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि 53 से लेके 118 हावर्स लॉन्ग हाफ लाइफ किस ड्रग की होती है, तो फिनोबार्बिटाल की होती है। एडवर्स इफेक्ट क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेडेशन काज करती है बट मे प्रोड्यूस एक्साइटमेंट इन सम पेशेंट। लेकिन पैराडॉक्सिकली कुछ पेशेंट में ये एक्साइटमेंट काज करती है। पैराडॉक्सिकली मीन्स कि इससे हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि फिनोबार्बिटाल एक्साइटमेंट काज करेगा, लेकिन किसी ऐसे देखा गया है कि वो ऐसे पेशेंट में ऐसा हुआ है कि ये दिया गया फेनोबार्बिटाल तो उसमें एक्साइटेशन काज हुई, तो इस तरह भी हो सकता है। लेकिन ये पैराडॉक्सिकल इफ़ेक्ट है, और पैराडॉक्सिकल इफ़ेक्ट की ज़्यादातर काज मालूम नहीं होती। कुछ ऐसे पैराडॉक्सिकल इफ़ेक्ट है ड्रग्स के जिनकी काज मालूम है, लेकिन ज़्यादा की मालूम नहीं होती।
अब यहाँ पे लिखा गया है कि स्किन रेशेस इफ़ एलर्जिक, अगर पेशेंट एलर्जिक है, हाइपर सेंसिटिव पेशेंट है तो उसमें स्किन रेशेस बन सकते हैं। टॉलरेंस एंड फिजिकल डिपेंडेंस पॉसिबल। अब फिनोबार्बिटाल जो है इस पे टॉलरेंस भी हो सकती है, फिजिकल डिपेंडेंस भी हो सकती है। टॉलरेंस का मतलब है ये है कि वक्त के साथ साथ इसकी डोज बढ़ानी होगी। जब स्टार्ट में हम जो डोज दे देते हैं तो कुछ मुद्दत बाद बंदा उस पर आदी हो जाता है और डोज बढ़ानी पड़ती है, वरना उस डोज पे उसको कोई असर नहीं होता। और दूसरा फिजिकली डिपेंडेंस। फिजिकली डिपेंडेंस मीन्स कि उसकी जो फिजियोलॉजी है, उसकी जो काम करने की सलाहियत है, डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ जो है वो इस पे डिपेंड हो जाती हैं। जब वो ये ड्रग यूज़ करता है तो वो फिज़िकली ठीक रहता है, जब यूज़ नहीं करता तो वो फिज़िकली बहुत ज़्यादा यानी वो डिपेंडेंट हो जाता है इस पे। वो फिर इसको यूज़ नहीं करेगा तो वो फिर सही तरीके से रह नहीं पाएगा, बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। इंटरेक्शन ये भी काज करती है बहुत सारे ड्रग्स के साथ। सीवियर सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन व्हेन कंबाइंड विद अल्कोहल और बेंजोडाइजेपिन। अब अल्कोहल और बेंजोडाइजेपिन ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट है, और फेनोबार्बिटाल भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट है। तो क्या होता है अगर बेंजोडाइजेपिन के साथ हमने ये यूज़ किया, क्योंकि ये बार्बिचुरेट है, फिनोबार्बिटाल जो है वो बार्बिचुरेट का एक बार्बिचुरेट फैमिली का एक ड्रग है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट है, सेडेटिव है। बेंजोडाइजेपिन्स भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट है, सेडेटिव है। अल्कोहल भी सेडेटिव है। तो इनके साथ अगर हम दे देते हैं तो बहुत ज़्यादा उस टाइम सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन काज होती हैं, सीवियर सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन, जिसकी वजह से डेथ भी काज हो सकती हैं। और ये भी साइटोक्रोम P450 को स्टिमुलेट करती हैं। तो इससे जो दूसरे ऐसे ड्रग्स हैं जिनकी मेटाबॉलिज्म साइटोक्रोम P450 पे होती है तो उनकी मेटाबॉलिज्म हो सकती है तेज़ी के साथ और उनकी इफ़ेक्टिवनेस कम हो सकती है। तो इसीलिए इसके साथ अगर कोई ऐसे ड्रग हम देंगे तो उनकी डोज हाई देंगे। प्रीमिडोन। प्रीमिडोन भी पार्शियल सीजर के लिए यूज़ होती है। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम फिनोबार्बिटाल की तरह है। सेम फिनोबार्बिटाल की तरह होने का मतलब ये है कि जिस तरह फिनोबार्बिटाल एक्ट करती थी, फिनोबार्बिटाल क्या करती थी, ये गाबा ए रिसेप्टर जो है इसके लिए एलेस्ट्रेलिक मॉड्यूलेटर है। एलेस्ट्रेलिक मॉड्यूलेटर मीन्स कि उसको इंक्रीज़ करती है, उसकी ओपनिंग टाइम को इंक्रीज़ करती है। तो इसी तरह ये प्रीमिडोन भी उसके गाबा ए के जो टाइम है ओपन होने की उसको इंक्रीज़ करती हैं। अब स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो लेक्चर में एक स्टूडेंट था मेरा, उसने क्वेश्चन किया था कि मैम ये जो गाबा ए है और गाबा बी है तो इनमें क्या फ़र्क है, वो मुझे अभी याद आ गई। तो इनमें फ़र्क ये होता है स्टूडेंट्स के हमारे बॉडी के अंदर गाबा जो है, गामा एमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर होती है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। नेचुरली ये हमारे बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने इस तरह डिटरमिन किया हुआ है कि नेचुरली जो हमारी एक्साइटेबिलिटी होती है बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर जो एक्साइटेबिलिटी होती है उसको ये थोड़ा डिप्रेस रखती है। क्यों? क्योंकि अगर इंसान की ये जो एक्साइटेबिलिटी है ये इंक्रीज़ होती जाए तो बंदा जो है वो एक इमरजेंसी सिचुएशन में और उसको झटके आना, ये सीजर्स वगैरह ये स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसीलिए ये जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है गामा एमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, तो ये इन एक्साइटेबिलिटी को सप्रेस रखने के लिए एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि आराम आराम से अपनी फंक्शन हमेशा करती रहती है। तो इसके दो रिसेप्टर होते हैं, एक को हम कहते हैं गाबा ए रिसेप्टर और एक को हम कहते हैं गाबा बी रिसेप्टर। तो गाबा रिसेप्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि गाबा न्यूरोट्रांसमीटर आके इनके साथ अटैच हो जाता है, इन दो रिसेप्टर के साथ, तो इसीलिए इनको नाम दिया गया है गाबा ए रिसेप्टर और गाबा बी रिसेप्टर। अब इनमें फ़र्क ये होता है कि गाबा जब जाके अपने जो गाबा ए रिसेप्टर है उनके साथ जब बाइंडिंग कर लेती हैं तो इससे बहुत फास्टली, बहुत रिपीटली, बहुत तेज़ी के साथ इनहिबिटरी सिग्नल्स स्टार्ट हो जाते हैं। यानी इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर्स की जो इम्पल्सेस की जो सप्रेशन होती है वो बहुत तेज़ी के साथ होती है गाबा ए के साथ। इसका मैकेनिज्म ये होता है कि ये जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन है
उसके साथ उसकी वजह से गाबा ए जो है वो इनहिबिशन काज करती है। यानी जब न्यूरोट्रांसमीटर गाबा जाके गाबा ए रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग बना लेती है तो उसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन होती है, पोस्ट साइनेप्टिक हाइपरपोलराइजेशन, जिसकी वजह से जो इम्पल्स की ट्रांसमिशन है वो रुक जाती है। और जब गाबा जाके गाबा बी रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग बना लेती हैं तो इससे जो सिग्नल्स की इनहिबिशन होती है वो स्लोली होती हैं और प्रोलोंग होती हैं। लेकिन जो गाबा ए था वो तेज़ी के साथ करता था लेकिन उसकी प्रोलोंग नहीं होती थी, शॉर्ट टाइम के लिए होती थी। लेकिन गाबा बी जो है वो स्लोली इनहिबिशन काज करता है लेकिन प्रोलोंग इनहिबिशन काज करता है। और यहाँ पे गाबा बी की जो मैकेनिज़्म है वो जो जी प्रोटीन रिसेप्टर है उनकी स्टिमुलेशन और सेकंड मैसेंजर्स की स्टिमुलेशन उसके ज़रिए होती हैं। यानी जो जी कपल प्रोटीन का मैंने पिछली वीडियो लेक्चर्स में भी आप लोगों को समझाया था कि जी कपल प्रोटीन ये प्रोटीन होते हैं जो कि ये भी इनकी भी यही काम होती है कि अगर इनकी फंक्शन इंक्रीज़ होती है तो जो इम्पल्स की ट्रांसमिशन है वो रुक जाती हैं। तो यहाँ पे गाबा भी इस मैकेनिज़्म के थ्रू, जी प्रोटीन के मैकेनिज़्म के थ्रू और सेकंड मैसेंजर्स के मैकेनिज़्म के थ्रू, इसके थ्रू इनहिबिशन काज करती है। और जो गाबा ए है वो पोस्ट साइनेप्टिक हाइपरपोलराइजेशन के थ्रू इनहिबिशन काज करती हैं। तो यही फ़र्क होता है गाबा ए और गाबा बी में। तो यहाँ पे अब जो हम ड्रग पढ़ रहे थे प्रिमिडोन, तो प्रिमिडोन में लिखा हुआ है कि ये भी सेम फिनोबार्बिटाल ही की तरह इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। एब्जॉर्प्शन देख लें कि इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी इन रेट्स नॉट हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, यानी इंडिविजुअल वेरिएबिलिटीज़ होते हैं, यानी इंडिविजुअल लोगों में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, हर एक बंदे में अपनी ही वेरिएशन होती है। तो इसीलिए इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी इसमें होती है एब्जॉर्प्शन में, यानी किसी पेशेंट में बहुत तेज़ी के साथ एब्जॉर्ब होती है तो किसी पेशेंट में कुछ वक्त लग सकता है एब्जॉर्ब होने में। और ये इतना ज़्यादा फिनोबार्बिटाल की तरह इतना ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंडेड नहीं होता। मेटाबॉलिज्म इसकी कैसी होती है तो लिखा है कि कन्वर्टेड टू फिनोबार्बिटाल एंड फिनाइल इथाइल मेलोनेमाइड 40% एक्सक्रीटेड अनचेंज, यानी इसकी जब इसकी कन्वर्जन होती है, जब इसकी मेटाबॉलिज्म होती है तो इससे फिनोबार्बिटाल और फिनाइल इथाइल मेलोनेमाइड बनते हैं और वो फिर एक्सक्रीशन उनकी हो जाती हैं, यानी एक्शन के बाद अपना एक्शन पूरा करने के बाद उनकी एक्सक्रीशन हो जाती हैं। और जो 40% प्रिमिडोन है वो अनचेंज फॉर्म में एक्सक्रीटेड होती है, एज ए प्रिमिडोन ही एक्सक्रीटेड होती है, उसकी मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाती और वो ऐसे ही एक्सक्रीटेड होती हैं। और जो 60% की मेटाबॉलिज्म होती हैं तो उससे फिनोबार्बिटाल और फिनाइल इथाइल मेलोनेमाइड बनते हैं, जिसमें फिनोबार्बिटाल का जो फंक्शन है वो स्टार्ट हो जाती हैं और फिनाइल इथाइल मेलोनेमाइड इसकी एक मेटाबोलाइट है, उसकी फिर एक्सक्रीशन होती हैं। हाफ लाइफ इसकी 5 to 15 आवर्स है। एडवर्स इफेक्ट इसकी वही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेडेशन के ड्रोजीनेस, डिजीनेस और ये सब कुछ काज होती हैं। ड्रग इंटरेक्शन इसकी भी होती है कि अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन के साथ मिक्स फॉर्म में दिया गया तो फिर बहुत ज़्यादा इन्हेंस करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन को। और ड्रग मेटाबॉलिज्म जो है उसको भी इन्हेंस करती हैं, यानी जो मेटाबॉलिज्म के एंजाइम्स है उनकी स्टिमुलेशन काज करती हैं। फिनेटोइन इंक्रीज कन्वर्जन टू फिनोबार्बिटाल, और अगर प्रिमिडोन हम फिनेटोइन के साथ दे देते हैं तो प्रिमिडोन की जो कन्वर्जन है फिनोबार्बिटाल में वो इंक्रीज हो जाती है। तो अब एमसीक्यूज बन सकती है कि प्रिमिडोन की फिनोबार्बिटाल में कन्वर्जन को इंक्रीज करने के लिए कौन से ड्रग हम कम्बिनेशन फॉर्म में दे सकते हैं। तो आपको याद हो कि ये फिनेटोइन है जो कि प्रिमिडोन की फिनोबार्बिटाल में कन्वर्जन को इन्हेंस करती है, इंक्रीज करती है। बेंजोडायजेपिन्स, डायजेपाम एंड क्लोनाजिपाम। तो बेंजोडायजेपिन्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, डायजेपाम और क्लोनाजिपाम, इनकी क्या है तो लिखा है कि स्टेटस एपिलेप्टिकस। तो ये हम स्टेटस एपिलेप्टिकस में ज़्यादातर यूज़ करते हैं जो एपिलेप्सी की इमरजेंसी कंडीशन होती है उसमें, और इनको हम आईवीली इंट्रावेनसली यूज़ करते हैं। इनका काम क्या होता है, ये भी
एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर होते हैं गाबा ए रिसेप्टर के, यानी गाबा ए रिसेप्टर को ये स्टिमुलेट करती हैं, उसकी जो टाइम है ओपन रहने की उसको इंक्रीज़ करते हैं। तो ओपन होने की टाइम जब इंक्रीज़ होती है, ओपन होने के टाइम की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ होती है, तो इससे क्लोराइड आयन की तेज़ी से इन्फ्लक्स होती है, और वहाँ पे जितनी तेज़ी से उनकी इन्फ्लक्स होगी इनसाइड द न्यूरोनल सेल नेगेटिव चार्ज, और फिर जाके वो जो इम्पल्सिस की ट्रांसमिशन है वो रुक जाती है। एब्जॉर्प्शन जो है वो जल्दी से हो जाती है, इसकी ऑनसेट जो है वो भी बहुत रैपिड होती है। डायज़ेपाम रेक्टल फार्मुलेशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस के ट्रीटमेंट के लिए जो डायज़ेपाम है इसकी रेक्टल फार्मुलेशन भी यूज़ होती है। रेक्टल फार्मुलेशन इसकी आती है कि रेक्टल फार्मुलेशन मीन्स कि वो रेक्टम के थ्रू इंसर्ट की जाती है, बॉडी के अंदर रेक्टम के थ्रू एडमिनिस्टर की जाती है। हाफ़ लाइफ इसकी 20 to 40 आवर्स हो सकती हैं, इतना लॉन्ग इसका हाफ़ लाइफ होता है। एडवर्स इफ़ेक्ट ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेडेटिव है, इसके साथ टॉलरेंस होती है, यानी वक्त के साथ साथ इसके डोज को इंक्रीज़ करना होगा। डिपेंडेंसी हो जाती है, बंदा इस पे डिपेंडेंट हो जाता है, फिर जब यूज़ ना करे तो उससे फिर रहा नहीं जाता और यूज़ करता है। पैराडॉक्सिकल हाइपर एक्साइटेबिलिटी इन चिल्ड्रन, अब इसकी भी एक पैराडॉक्सिकल इफ़ेक्ट है कि चिल्ड्रंस में जब देते हैं तो देखा गया है कि चिल्ड्रंस में इसने मज़ीद हाइपर एक्साइटेबिलिटी काज कर ली, तो इसीलिए इसके जो पैराडॉक्सिकल इफ़ेक्ट है इसके साथ लिखा गया है कि चिल्ड्रन में ये हाइपर एक्साइटेबिलिटी काज करती है। अब इसकी रीज़न मालूम नहीं है, लेकिन ये इसकी पैराडॉक्सिकल इफ़ेक्ट है। ड्रग इंटरेक्शंस में कौन कौन से ड्रग्स है, तो लिखा है कि कैन इन्हेंस द एक्शन ऑफ अदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन, यानी अगर हम फिनोबार्बिटाल के साथ दे देते हैं, अल्कोहल के साथ अगर बंदा यूज़ करता है तो ये बहुत ज़्यादा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन काज कर सकती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब वल्पोरेट की बात आ गई, तो वल्पोरेट का मैंने पिछली वीडियो लेक्चर में भी आप लोगों को बताया है कि जो वल्पोरेट है जो कि इपिवाल के नाम से आता है, वल्पोरिक एसिड के नाम से आता है, तो ये एक बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाली और एक बहुत अच्छी ड्रग है, अच्छी खासियत वाली, क्योंकि इसके 4 मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन होते हैं, 4 डिफरेंट मैकेनिज़्म के थ्रू ये सीज़र को कंट्रोल करती है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाली ड्रग है। लिखा है कि पार्शियल सीज़र के लिए भी यूज़ होती है, लेकिन जो जनरलाइज सीज़र है उसके लिए फ़र्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है। पार्शियल सीज़र में भी यूज़ होती है, लेकिन जनरलाइज सीज़र के लिए फ़र्स्ट लाइन ऑफ ड्रग वल्पोरेट है। इसे या तो वल्पोरिक एसिड कहा जाता है या ये एपिवाल के नाम से आती है, इसका ब्रांड नेम एपिवाल है। इसके एक्शंस क्या है? इन्हेंस गाबा ट्रांसमिशन, जो गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड है उसके ट्रांसमिशन को इंक्रीज़ करती है, उसकी ट्रांसमिशन इंक्रीज़ होगी तो वही सोडियम की इन्फ्लक्स और इनहिबिशन काज होगी, जो इम्पल्सेस है उनकी ट्रांसमिशन रुक जाएगी। ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करती हैं, ये पोटाशियम चैनल को एक्टिवेट करती हैं, पोटाशियम चैनल को एक्टिवेट करके पोटाशियम की आउटफ्लक्स काज करती हैं। जब पोटाशियम की आउटफ्लक्स होती हैं तो हाइपरपोलराइजेशन, और हाइपरपोलराइजेशन की वजह से इम्पल्सेस की ट्रांसमिशन रुक जाती है। तो इसके इतने अच्छे अच्छे मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन होते हैं। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन इसकी होती हैं 90% प्लाज्मा प्रोटीन के साथ ये बाउंडेड रहती हैं, 6 to 16 आवर इसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ होती है, और इसके एडवर्स इफेक्ट में भी वही है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन काज करती हैं, ख़ास करके अगर फिनोबार्बिटाल के साथ दिया गया तो ये बहुत ज़्यादा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन काज करती हैं। एनोरेक्सिया होता है, एनोरेक्सिया इसे कहते हैं स्टूडेंट्स के उस बंदे को फिर कुछ भी खाने का जो है वो दिल नहीं करता, इस कंडीशन को हम कहते हैं एनोरेक्सिया। नोजिया वोमिटिंग होती है, हेयर लॉस हो जाते हैं, वेट गेन हो जाती है। एलिवेशन ऑफ लीवर एंजाइम की एलिवेशन होती है, जितने भी लीवर एंजाइम है उन सब की एलिवेशन होती है, तो इसीलिए ये भी मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स जो होते हैं उनके जो मेटाबॉलिज्म है उसको इंक्रीज़ कर सकती हैं और उनकी एक्शन रिड्यूस हो सकती है। यहाँ पे जो हेयर लॉस और वेट गेन है तो ये भी बहुत रेयर है, बहुत रेयर टाइम पे होती है कि वल्पोरेट की वजह से हेयर लॉस और वेट गेन हो जाती है। हेपेटोटॉक्सिसिटी इज़ रेयर बट सीवियर, और हेपेटोटॉक्सिसिटी जो है वो भी रेयर होती है, कम होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा सीवियर होती है। हेपेटोटॉक्सिसिटी जब हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा सीवियर टाइप होती है।
इसके अलावा लिखा है कि ग्रेटेस्ट रिस्क इन लेस देन 2 ईयर ओल्ड, यानी अगर बच्चों में लेस देन 2 ईयर का बच्चा है उसमें अगर हमने इपिवाल दे दिया है तो उनमें हेपेटोटॉक्सिसिटी की ग्रेटेस्ट चांस होती है कि उन बच्चों में ये ज़्यादातर हेपेटोटॉक्सिसिटी काज करता है, मे काज बर्थ डिफेक्ट। और अगर हम प्रेगनेंसी में दे दें तो ये जो यूट्रस के अंदर बच्चा है उसमें बर्थ डिफेक्ट काज कर सकती है। ड्रग इंटरेक्शन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन जो है उनको और पोटेंशिएट करती हैं, मज़ीद उनके एक्शंस को बढ़ाती हैं, फिनोटोइन को डिस्प्लेस करती हैं प्लाज्मा प्रोटीन, यानी फिनोटोइन जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जो अटैच हुई होती है तो उसको ये डिस्प्लेस करती हैं, उसको हटा के ख़ुद उनके साथ अटैच हो जाती है। और फिनोबार्बिटाल की मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करती हैं, फिनेटोइन की मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करती हैं, कार्बामाजेपिन की मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करती हैं। क्यों? क्योंकि ये साइटोक्रोम P450 का इनहिबिटर है, और साइटोक्रोम P450 का इनहिबिटर है, इसीलिए साइटोक्रोम 450 फिनोबार्बिटाल, फिनोटोइन, कार्बामाजेपिन की मेटाबॉलिज्म करवाती थी। अब ये इसको इनहिबिट करती हैं तो इनकी जो मेटाबॉलिज्म है वो रुक जाती हैं, कम हो जाती हैं। और P450 के अलावा जो दूसरे लीवर एंजाइम हैं उनकी इलिवेशन काज करती है, वो इलिवेटेड हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ यही जो P450 है इसकी इनहिबिशन होती है। अब इसकी इनहिबिशन हो गई तो जितने भी ड्रग्स हैं जिसकी मेटाबॉलिज्म इसके थ्रू होती है तो उन सब की मेटाबॉलिज्म डिक्रीज़ होगी, उनकी प्लाज्मा हाफ लाइफ बढ़ जाएगी। इथोसक्जिमाइड, इथोसक्जिमाइड का स्टूडेंट जब मैं पढ़ा रही थी तो पिछली वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि ये स्पेसिफ़िकली वो ड्रग है जब हम जो टी टाइप कैल्शियम चैनल की करंट होती हैं थैलेमस के अंदर तो उसको रोकने के लिए हम इथोसक्जिमाइड देते हैं एज ए फर्स्ट लाइन। और जो एब्सेंट सीज़र होती हैं तो एब्सेंट सीज़र में ये टी टाइप कैल्शियम की इन्फ्लक्स हो रही होती हैं, ये ज़्यादातर बच्चों में कामन है, तो उस टाइम इसको ट्रीट करने के लिए हम इथोसक्जिमाइड देते हैं। तो एब्सेंट सीज़र में जो सबसे अच्छी ड्रग होती है इसको ट्रीट करने के लिए वो इथोसक्जिमाइड है। ब्लॉक टी टाइप कैल्शियम करंट इन थैलेमस, जो ट्रांजिएंट टाइप कैल्शियम करंट होते हैं थैलेमस के अंदर उसको ब्लॉक करती हैं। हाफ लाइफ लॉन्ग देन 40 आवर्स, और इसकी जो हाफ लाइफ है इथोसक्जिमाइड की ये 40 आवर्स से ज़्यादा होती हैं, 40 आवर्स से ज़्यादा वक्त लगता है इसको प्लाज्मा के अंदर। एडवर्स इफेक्ट गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, पेन, नोजिया, वोमिटिंग। एडवर्स इफेक्ट में गैस्ट्रिक बेचैनी पैदा कर सकती हैं, और पेन और नोजिया हो सकती हैं, वोमिटिंग हो सकती हैं। लेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट देन अदर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, ट्रांजिएंट फैटीग, डिजीनेस, हेडेक। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट जो है इसके एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के तो वो लेस होती हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते। ये ट्रांजिएंट फैटीग काज करती हैं, ऐसी थकावट कि वो फिर चली जाती हैं। डिजीनेस और हेडेक इसकी वजह से होती हैं। तो आपसे एमसीक्यू से पूछा जा सकता है कि कौन सा एंटी कन्वल्सेंट ड्रग है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की लेस डिप्रेशन काज करती है, उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे उसका इफेक्ट जो है वो लेस होता है। तो ये आप रखें कि ये जो है ये इथोसक्जिमाइड है। ड्रग इंटरेक्शन इसकी लिखा है कि अगर वल्पोरेट के साथ एडमिनिस्टर किया गया तो ये इसकी मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करती है, वल्पोरेट के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करती हैं, वल्पोरेट इसकी मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करती है। क्यों? क्योंकि वल्पोरेट जो साइटोक्रोम P450 है उस एंजाइम को इनहिबिट करती हैं, और इथोसक्जिमाइड की भी मेटाबॉलिज्म उस एंजाइम पे होती है, तो इसीलिए उस एंजाइम की इनहिबिशन की वजह से वल्पोरेट इथोसक्जिमाइड के मेटाबॉलिज्म को भी इनहिबिट करती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये अब हमने क्लासिकल ड्रग्स सारे पढ़ लिए, अब हम न्यूवेर ड्रग पढ़ेंगे कि न्यूवेर ड्रग में कौन कौन सी ड्रग्स हैं। Oxcarbazepine, approved for add-on therapy, monotherapy in partial seizure that are refractory to other anti-epileptic drugs। यानी ये एड ऑन थेरेपी के लिए अप्रूव हुआ है। एड ऑन थेरेपी मीन्स के एक क्लासिकल ड्रग और साथ में ये जो है उस पर एडिशन के तौर पर एडिशनली क्लासिकल ड्रग के साथ यूज़ की जाती हैं, तो इसीलिए ये अप्रूव हुआ है। लेकिन पर्शियल सीजर के अंदर हम सिर्फ ओनली ऑक्सकार्बेजेपिन दे सकते हैं, ये एज ए मोनोथेरेपी पार्शियल सीजर के लिए यूज़ होती हैं।
ऐसे पार्शियल सीजर के लिए जो कि दूसरे जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है उनके लिए रिफ्रेक्टरी है, उनको रिफ्रेक्ट कर रही है, उन ड्रग का कोई असर नहीं हो रहा, तो उस टाइम एज ए मोनोथेरेपी हम पार्शियल सीजर के लिए ऑक्स कार्बाजेपिन दे देते हैं। एक्टिविटी डिपेंडेंट ब्लॉकेज ऑफ सोडियम चैनल में आल्सो ऑगमेंट पोटाशियम चैनल, यानी ये जो सोडियम चैनल की एक्टिविटी डिपेंडेंस की उसकी एक्टिविटी हो रही है, सोडियम चैनल ओपन है, तो उस टाइम जाके ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करती हैं और साथ में ये जो पोटाशियम चैनल है उसको आगमेंट करती हैं, उसको स्टिमुलेट करती है कि पोटाशियम की आउटफ्लक्स करवा देती हैं और सोडियम की इनफ्लक्स को ब्लॉक कर देती हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो एक्साइटेशन काज होती है, जो ट्रांसमिशन है वो ख़त्म हो जाती है इम्पल्सिस की। हाफ लाइफ क्या है, 1 to 2 आवर्स इसकी हाफ लाइफ होती है, बट कन्वर्टेड टू 10 हाइड्रो ऑक्सी कार्बेजेपिन 8 to 12 आवर। लेकिन कभी कभार ये ऑक्स कार्बेजेपिन कन्वर्ट हो जाती है 10 हाइड्रोक्सी कार्बेजेपिन पे। तो ये जब 10 हाइड्रोक्सी कार्बेजेपिन पे कन्वर्ट हो जाती है तो उस टाइम इसकी हाफ लाइफ 8 to 12 आवर्स होती है। लेकिन अगर कन्वर्ट नहीं होती तो उस टाइम 1 to 2 आवर्स में ये ख़त्म हो जाती है। एडवर्स इफेक्ट जो है वो कार्बामेजेपिन ही की तरह है, ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेडेशन काज करती है, बस में भी लेस टॉक्सिक। मीन्स के कार्बामेजेपिन जिस तरह सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन काज कर देती है उसी तरह ये भी काज करती हैं, लेकिन इसके जो टॉक्सिक इफेक्ट है ये थोड़े से कम होंगे बनस्बत कार्बामाजेपिन के। क्यों? क्योंकि कार्बामाजेपिन क्लासिकल ड्रग है और ऑक्स कार्बाजेपिन जो है वो न्यूअर ड्रग है, तो इसके जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो थोड़े से लेस होंगे एज कम्पेयर टू कार्बामाजेपिन। इसकी जो ड्रग इंटरेक्शन है उसमें लिखा है लेस इंडक्शन ऑफ लीवर एंजाइम, ये लीवर एंजाइम को इतना ज़्यादा इंड्यूस नहीं करता, बट कैन स्टिमुलेट CYP3A एंड इनहिबिट CYP2C19, यानी ये CYP3A को स्टिमुलेट करती हैं और CYP2C19 को इनहिबिट करती हैं। तो अब जो जितने भी ऐसे ड्रग्स हैं जिनकी मेटाबॉलिज्म CYP2C19 करती थी तो उनकी मेटाबॉलिज्म अब डिक्रीज़ होगी, उनकी प्लाज्मा हाफ लाइफ इंक्रीज़ होगी, और ऐसे जितने भी ड्रग्स जिनकी मेटाबॉलिज्म CYP3A करती थी तो उनकी मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होगी और प्लाज्मा हाफ लाइफ उनकी कम होगी, वो जल्दी से रिमूव हो जाएगी बॉडी से। गाबापेंटीन है, गाबापेंटीन लिखा है कि एड ऑन थेरेपी फॉर पार्शियल सीजर। तो पार्शियल सीजर में क्लासिकल ड्रग के साथ कम्बिनेशन फॉर्म में देने के लिए गाबापेंटीन बनाई गई है। एविडेंस दैट इट इज़ आल्सो इफेक्टिव एज मोनोथेरेपी इन न्यूली डायग्नोसिस एपिलेप्सीज। जो पार्शियल एपिलेप्सीज होते हैं न्यूली डायग्नोसिस यानी जो एयरली स्टेज होती हैं, तो उसमें ये प्रूव हुआ है, इसके एविडेंस मौजूद है कि मोनोथेरेपी पे भी यूज़ की जाती हैं और इससे ठीक हो सकती हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन गाबापेंटीन की ये है कि ये गाबा के अपटेक के साथ इंटरफियर करती हैं। गामा एमाइनो ब्यूटेरिक एसिड जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इसकी अपटेक को रोकती है। इसकी अपटेक को जितना रोकेगी उतना इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, जितना इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतनी इसकी इनहिबिटरी जो फंक्शन है वो इंक्रीज़ होगी और मसल इम्पल्स इसकी आगे ट्रांसमिशन नहीं होगी। एब्जॉर्प्शन जो है वो इसकी नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि ये कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब नहीं होती, इसकी एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूस नहीं होती। जब हम ड्रग दे देते हैं ना स्टूडेंट्स, तो कुछ ड्रग ऐसे होते हैं कि जो कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब होते हैं, तो उनके लिए कहा जाता है कि इनकी एब्जॉर्प्शन लीनियर है, इनकी एब्जॉर्प्शन लीनियर एब्जॉर्प्शन इनकी हो रही है। लेकिन कुछ ड्रग ऐसे होते हैं कि जिनकी कंटिन्यूस एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती है, जिसके लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि इनकी नॉन लीनियर एब्जॉर्प्शन है। सेचुरेबल अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, नो प्रोटीन बाइंडिंग, क्योंकि यहाँ पे अगर इसके साथ गाबापेंटीन के साथ अमाइनो एसिड मौजूद है, सेचुरेटेड अमाइनो एसिड, तो उनसे क्या होता है वो इससे पहले जाके उस ड्रग के साथ अटैच हो जाते हैं, रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, जो कैरियर है प्रोटीन उनके साथ अटैच हो जाते हैं। तो ये अमाइनो एसिड जब उनके साथ अटैच हो जाते हैं तो इनको मौका नहीं मिलता, गाबापेंटीन को मौका नहीं मिलती कि वो उनके साथ अटैच हो के कैरियर के साथ अटैच हो के एब्जॉर्ब हो जाए। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से ये
कुछ वक्त तक इसकी ये रुक जाता है, इंतज़ार करता है कि कब वो अमाइनो एसिड जगह छोड़ दे। तो जब वो अमाइनो एसिड जगह छोड़ देती है तो ये जाके अटैच हो जाती हैं, और फिर जब अमाइनो एसिड आती है तो फिर वो अमाइनो एसिड अटैच हो जाती हैं, तो फिर ये वक्फा लेती हैं। इस तरह वक्फे वक्फे के साथ कंटिन्यूसली इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती, वक्फे वक्फे के साथ इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि इसकी नॉन लीनियर एब्जॉर्प्शन है। मेटाबॉलिज्म नॉन एलिमिनेटेड बाय रीनल एक्सक्रीशन, इसकी कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होती, इसकी कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं होती। ये ऐसे ही अनचेंज फॉर्म में एक्सक्रीशन इसकी हो जाती है किडनीज के थ्रू। हाफ लाइफ इसकी 5 to 9 आवर्स है, और एडमिनिस्ट्रेटर्स को 2 to 3 टाइम डेली एडमिनिस्टर करना चाहिए। एडवर्स इसकी यही है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेडेशन इफेक्ट इसकी है, लेकिन लेस देन क्लासिकल एंटी एपिलेप्टिक ड्रग से कम होती है। ड्रग इंटरेक्शन भी इसके किसी के साथ नहीं है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा ड्रग है जिसकी एंटी कन्वल्सेंट ड्रग है जिसकी किसी दूसरे ड्रग्स के साथ इंटरेक्शन नहीं है, तो वो गाबापेंटीन है। लेमोट्रिजिन बी एड ऑन थेरेपी के लिए है, मीन्स के क्लासिकल ड्रग के साथ कंबाइंड फॉर्म में एडमिनिस्टर की जाती है। अगर कोई रिफ्रेक्टरी पार्शियल सीजर है कि दूसरे ड्रग के लिए वो रिफ्रेक्टरी है, उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो उस टाइम लेमोट्रिजिन हम मोनोथेरेपी के तौर पर यूज़ करते हैं। आल्सो इफेक्टिव इन लेनोक्स गेस्टाउट सिंड्रोम, ये एक कंडीशन होती है लेनोक्स गेस्टाउट सिंड्रोम। ये एपिलिप्सी की एक सीवियर फॉर्म होती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है वो एपिलिप्सी के जो सिम्टम्स है वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसका नाम इसलिए ये रखा गया है क्योंकि एक न्यूरोलॉजिस्ट थे जिसका नाम विलियम जी लिनोक्स था, और एक दूसरा था जिसका नाम हेनरी गेस्टाउट था। उन दोनों ने फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंटली अलग अलग इस कंडीशन को बताया हुआ था, तो इसीलिए उन दोनों के नाम से रिलेटेड इसका नाम रखा गया है लिनोक्स गेस्टाउट सिंड्रोम। तो ये एपिलिप्सी की सीवियर कंडीशन होती है। तो इसमें जो एपिलिप्सी के जो सिम्टम्स है, जो सीजर्स है, वो ज़्यादा होती है और वो सीवियर होती हैं। तो उसके लिए भी हम लिमोट्रिजिन दे सकते हैं, ये इफ़ेक्टिव होती है उस टाइम। इफ़ेक्टिव अगेंस्ट जनरलाइज सीजर, अब देखिए जनरलाइज सीजर के लिए भी इफ़ेक्टिव है। यूज़ डिपेंडेंट इनहिबिशन होती है इसकी, सोडियम चैनल की यूज़ डिपेंडेंट इनहिबिशन मीन्स के सोडियम चैनल अगर ओपन भी है तो ये जाके उसकी इनहिबिशन कर सकती हैं। ग्लूटामेट रिलीज़ को ये इनहिबिट करती हैं और कैल्शियम चैनल को भी इनहिबिट करती हैं। तो कैल्शियम और सोडियम की जब इन्फ्लक्स नहीं होती तो फिर एक्साइटेबिलिटी काज नहीं होती, और वो जो इम्पल्स की ट्रांसमिशन है, प्रोपगेशन है, वो रुक जाती है। और ग्लूटामेट क्या है, ग्लूटामेट चूँकि एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, जब इसकी रिलीज़ हो जाती है तो हमारे ब्रेन के अंदर हाइपर एक्साइटेबिलिटी काज होती है, तो इसीलिए इसकी जो रिलीज़ है उसको रोकते हैं, लिमोट्रिजिन इसके रिलीज़ को रोकता है। हाफ लाइफ 24 आवर्स होती हैं। एडवर्स इफेक्ट में ये भी, इसकी एडवर्स इफेक्ट भी ये होती है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन काज करती है, लेकिन लेस देन जो क्लासिकल ड्रग्स है उनसे कम, उनसे इसका जो इफेक्ट है वो कम होता है। 1 to 2% पेडियाट्रिक पेशेंट में, बच्चों में 1 to 2% बच्चों में जब लिमोट्रिजिन दिया जाता है तो उनकी डर्मेटाइटिस काज होती हैं, लेकिन वो ऐसे बच्चे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, तो इसीलिए उनमें डर्मेटाइटिस काज होती हैं। ड्रग इंटरेक्शन में लिखा है लेवल इंक्रीज बाय वाल्पोरेट, अगर वाल्पोरेट के साथ हम मिक्सचर फॉर्म में दे देते हैं तो इसकी लेवल इंक्रीज होती है। डिक्रीज बाय कार्बामाजेपिन, फिनोबर्बिटाल और फिनेटोइन, लेकिन अगर हम फिनेटोइन के साथ, कार्बामाजेपिन के साथ और फिनोबर्बिटाल के साथ अगर दे देते हैं तो इसकी मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होती है, इसकी जो लेवल है वो डिक्रीज होती है। यानी इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब देख लें कि इसकी लेवल वाल्पोरेट के साथ क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि वाल्पोरेट साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट करती है। तो जब इसकी जो मेटाबॉलिज्म होती है लिमोट्रिजिन की, वो साइटोक्रोम P450 पे होती है, वाल्पोरेट इसको इनहिबिट करती है, तो इसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होती। मेटाबॉलिज्म जब नहीं होती तो लेवल इसकी इंक्रीज होती है।
लेकिन कार्बामाजेपिन, फिनोबार्बिटल और फिनिटोइन ये सब साइटोक्रोम P450 को स्टिमुलेट करती है। तो जितना साइटोक्रोम P450 स्टिमुलेट होगा उतना मेटाबॉलिज्म लिमोट्रिजिन की ज़्यादा होगी और उतनी इसकी लेवल डिक्रीज होगी। फेल्बेमेट फेल्बेमेट थर्ड लाइन ड्रग फॉर रिफ्रेक्टरी पार्शियल सीजर। अगर रिफ्रेक्टरी पार्शियल सीजर है, वो किसी ड्रग के लिए बहुत सारे ड्रग्स को रिफ्रेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए उस टाइम हम थर्ड लाइन ऑफ ड्रग फेल्बेमेट यूज़ करते हैं। फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट इनहिबिशन ऑफ सोडियम चैनल। अब देखिए कि फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट इनहिबिशन सोडियम चैनल की, फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट के मीन्स वही है कि इसमें क्या होता है, सोडियम चैनल अगर ओपन है, उसकी फ्रिक्वेंटली इन्फ्लक्स हो रही है, तो उस टाइम भी फेल्बेमेट हम देंगे तो जाके ये उसको इनहिबिट कर देती हैं। और उसकी फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा हम फेल्बेमेट देंगे, इसका डोज जो है थेरापेटिक डोज इसके फिक्स थेरापेटिक डोज के हिसाब से देंगे, तो ये अच्छे तरीके से सोडियम चैनल की इनहिबिशन कर सकती हैं। और मॉड्यूलेशन ऑफ NMDA रिसेप्टर। अब जो NMDA रिसेप्टर है उसमें मॉड्यूलेशन काज करती हैं, उसमें चेंजेस लाती हैं। NMDA रिसेप्टर मीन्स एन मिथाइल डी अस्पर्टेट रिसेप्टर, जो कि ग्लूटामेट के रिसेप्टर है। ग्लूटामेट जब इसके साथ आके अटैच हो जाती हैं, जब भी ग्लूटामेट आके अटैच हो जाती हैं तो फिर इसका एक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और एक्शन जब स्टार्ट हो जाता है तो इसका एक्शन मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को डिटेल से पढ़ाया था कि इसकी एक्शन में क्या होती है। तो ये एक्साइटेबिलिटी काज करती है, इसलिए इसमें मॉड्यूलेशन लाती है। यहाँ पे मॉड्यूलेशन का मतलब ये नहीं है कि इंक्रीज़ करवाती है, मॉड्यूलेशन का मतलब ये है कि इसमें चेंजेस लाती हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल चेंजेस उसमें लाती हैं, उसमें अल्टरेशन लाती हैं कि उस अल्टरेशन की वजह से ग्लूटामेट इसके साथ अटैच नहीं हो पाती, और ग्लूटामेट जब अटैच नहीं होती तो फिर उसका जो एक्साइटेबिलिटी वाला फंक्शन है वो रुक जाता है। एडवर्स इफेक्ट में फेबलमेट भी एप्लास्टिक एनीमिया काज कर सकता है, सीवियर हेपेटाइटिस काज कर सकता है। इसीलिए रिस्ट्रिक्ट इट्स यूज ब्लैक बॉक्स, ये बहुत ज़्यादा सीवियर हेपेटाइटिस काज करती हैं, इसीलिए इसके लिए ब्लैक बॉक्स लफ्ज़ जो है इसके लिए यूज़ किया गया है, क्योंकि इसकी जो यूज़ है अब वो रिस्ट्रिक्टेड है। रिस्ट्रिक्टेड क्यों है? इसी वजह से कि ये एप्लास्टिक एनीमिया और ख़ास करके सीवियर हेपेटाइटिस काज करती हैं। तो हेपेटाइटिस एक बहुत ज़्यादा डेंजरस कंडीशन होती है, तो हमें हेपेटाइटिस नहीं चाहिए कि हम कन्वल्जन को रोकें लेकिन साथ में हेपेटाइटिस काज हो। तो इसीलिए ये ब्लैक बॉक्स में है, मींस कि इसकी अब यूज़ नहीं होती। ड्रग इंटरेक्शन इसकी किस किस ड्रग के साथ होती है, तो ये प्लाज्मा में जो फिनोटोइन की लेवल है उसको इंक्रीज़ करती हैं, वाल्पोरेट की लेवल को भी इंक्रीज़ करती हैं, लेकिन कार्बामाजेपिन की जो लेवल है उसको डिक्रीज़ करती हैं। CYP3A को ये स्टिमुलेट करती हैं और CYP2C19 को ये इनहिबिट करती हैं। लिविटेरेसिटम। अब लिविटेरेसिटम ड्रग जो है ये भी एड ऑन थेरेपी का ड्रग है, ये भी क्लासिकल ड्रग्स के साथ जो क्लासिकल ड्रग है उनके साथ कम्बिनेशन फार्म में यूज़ होने वाली ड्रग है। ये इसका काम क्या होता है स्टूडेंट्स? अब इसका एक यूनिक एक्टिविटीज़ की है कि ये जो लिवेटिरेसिटम है ये जाके साइनेप्टिक वेसिकल में एक प्रोटीन होता है SV2A प्रोटीन, उस प्रोटीन के साथ ये बाइंडिंग कर लेती है। तो इससे क्या होता है, मे रेगुलेट न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़। तो इससे ये जो SV2A है ये न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज़ जो है उसको रेगुलेट करती हैं। तो ये जाके उसके साथ बाइंडिंग होती हैं, तो जब बाइंडिंग कर लेती हैं तो जिस तरह लिवेटेरिसिटम चाहती हैं उस तरह न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज़ रेगुलेट होती हैं। तो लिवेटेरिसिटम क्या चाहती है? लिवेटेरिसिटम चाहती है कि जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी एक्शन इंक्रीज़ हो और जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उनकी एक्शन डिक्रीज़ हो। तो ग्लूटामेट ग्लाइसिन की रिलीज़ कम हो जाएगी और जो दूसरे गाबा है, गामा एमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, उसकी रिलीज़ इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसका ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब MCQs बन सकती हैं कि कौन सा एंटी कन्वल्सन ड्रग है जो कि SV2A प्रोटीन के साथ बाइंडिंग बना लेती है, बस ये MCQs बने सकती हैं। तो आपको याद हो कि ये लिविटेरेसिटम है।
इसकी हाफ लाइफ 6 to 8 आवर्स होती हैं, शॉर्ट एक्टिंग है, शॉर्ट हाफ लाइफ इसकी होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन काज करती हैं और ड्रग इंटरेक्शन इसकी मिनिमल है, इतना ज़्यादा इसका ड्रग इंटरेक्शन नहीं होता। अब टिगाबाइन है। टिगाबाइन भी पार्शियल सीजर के लिए एड ऑन थेरेपी के तौर पर यानी क्लासिकल के साथ कंबाइन थेरेपी के तौर पर यूज़ की जाती हैं। ये गाबा के रीअपटेक के साथ इंटरेक्ट करती है, यानी गाबा की रीअपटेक होने नहीं देती, क्योंकि ये जो एक गाबा ट्रांसपोर्टर है जिसे गेट 1 कहते हैं, जो गाबा ट्रांसपोर्टर है, गामा एमाइनो ब्यूटेरिक एसिड ट्रांसपोर्टर 1। तो ये जो गेट 1 है इस ट्रांसपोर्टर को ये डिप्रेस करती हैं टिगाबाइन जब इसको डिप्रेस करती हैं तो फिर ट्रांसपोर्टर नहीं है तो इसकी रीअपटेक नहीं होती, और रीअपटेक अगर नहीं होती तो फिर इसकी रिलीज़ ज़्यादा हो जाती है, इसकी मकदार ज़्यादा हो जाती है और इनहिबिटरी एक्शन जो इसका है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। हाफ लाइफ इसकी 5 to 8 आवर्स है, इसकी भी हाफ लाइफ शॉर्ट है। एडवर्स इफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेडेटिव है, ड्रग इंटरेक्शन इसके साथ भी मिनिमल है। और इसकी यूजेस में यह है कि ये कम्बिनेशन थेरेपी में क्लासिकल ड्रग्स के साथ पार्शियल सीजर में भी यूज़ होती हैं और विदाउट सेकेंडरी जनरलाइजेशन, यानी लिखा है कि एड ऑन थेरेपी ऑफ पार्शियल सीजर विथ आर विदाउट सेकेंडरी जनरलाइजेशन, यानी इसका मतलब ये है कि ये हम देते हैं पार्शियल सीजर के लिए देते हैं कॉम्बिनेशन फॉर्म में क्लासिकल ड्रग के साथ, लेकिन कभी कभार इस तरह भी होता है कि वो पार्शियल सीजर चाहे वो सेकेंडरी जनरलाइजेशन के साथ हो या सेकेंडरी जनरलाइजेशन के साथ ना हो। पार्शियल सीजर इस तरह होती है कि पार्शियल सिंपल सीजर और पार्शियल कॉम्प्लेक्स सीजर। तो इसमें वो जो सीजर है कि पहले वो ब्रेन के किसी एक जगह पे स्टार्ट हो और फिर पूरे बॉडी में फैल जाए, तो इसको हम कहते हैं कि स्टार्ट एक जगह पे हुई थी यानी पार्शियल, लेकिन फिर वो पूरे बॉडी में पूरे ब्रेन में फैल गई तो फिर वो जनरलाइज, और जनरलाइज के पहले पार्शियल हुई थी फिर जनरलाइज, तो इसको कहते हैं सेकेंडरी जनरलाइज, कि पार्शियल की वजह से फिर ये जनरलाइजेशन हो गई, पूरे ब्रेन में फैल गई वो सीजर। तो इसीलिए चाहे वो सिर्फ पार्शियल सीजर हो या पार्शियल जनरलाइज सीजर हो, तो दोनों के लिए हम टिगाबाइन किसी क्लासिकल ड्रग के साथ कंबाइंड फॉर्म में एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ज़ोनिसिमाइड अब कौन सी ड्रग है, तो ये भी एड ऑन थेरेपी के लिए यूज़ होती है क्लासिकल ड्रग के साथ कंबाइंड फॉर्म में, पार्शियल सीजर के लिए भी और जनरलाइज सीजर के लिए भी यूज़ होती हैं। इसका काम ये होता है कि सोडियम चैनल को ब्लॉक करती हैं, ट्रांजिएंट टाइप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती हैं। हाफ लाइफ इसकी 1 to 3 डेज़ है, लॉन्ग हाफ लाइफ इसकी है। एडवर्स इफेक्ट इसकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेडेशन है, ड्रग इंटरेक्शन इसकी भी मिनिमल होती हैं। टोपिमेरेट, अब टोपिमेरेट भी जो रिफ्रैक्टरी पार्शियल सीजर है या जनरलाइज सीजर है, तो इन दोनों के लिए क्लासिकल ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन फॉर्म में यूज़ होती हैं। ये मोनोथेरेपी पे भी यूज़ हो सकती है पार्शियल सीजर के लिए और जनरलाइज सीजर के लिए। और जो लिनोक्स गेस्टाउट सिंड्रोम है, जो इमरजेंसी कंडीशन है एपिलेप्सी की, तो इसको ट्रीट करने के लिए भी मोनोथेरेपी में टोपिमेरेट यूज़ होती हैं। और इसकी यूज़ डिपेंडेंट ब्लॉकेज है सोडियम चैनल की, वही बात है जो मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा बार समझाई है इस यूनिट में। और गाबा ए की जो फ्रिक्वेंसी है उसको इंक्रीज़ करती हैं, गाबा ए को ज़्यादा वक्त के लिए ओपन रखती हैं। ये ग्लूटामेट की बाइंडिंग जो है एमपीए रिसेप्टर के साथ और काइनेट रिसेप्टर के साथ, तो उसको भी ये उसके साथ इंटरफियर करती हैं। ये जो एमपीए रिसेप्टर है और काइनेट रिसेप्टर हैं, तो ये स्टिमुलेटरी रिसेप्टर है। अगर ग्लूटामेट आके इनके साथ अटैच हो गई तो फिर एक्साइटेबिलिटी काज होगी, तो इसीलिए ये इंटरफेयर करते हैं और ग्लूटामेट को ग्लाइसिन को इसके साथ अटैच होने नहीं देते, और जब वो अटैच नहीं होते तो एक्साइटेबिलिटी काज नहीं होती। इसकी हाफ लाइफ 20 to 30 आवर्स है। एडवर्स इफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेडेशन है। ड्रग इंटरेक्शन इसकी ये है कि ये CYP3A को स्टिमुलेट करती हैं और C5P2C19 को ये इनहिबिट करती हैं। तो ऐसे ड्रग जो कि CYP3A पे मेटाबोलाइज होंगे तो उनकी मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होगी, उनकी इफेक्टिवनेस कम होगी। और ऐसे ड्रग जो कि CYP2C19 पे मेटाबोलाइज होती हैं तो उनकी मेटाबॉलिज्म कम होगी, उनकी प्लाज्मा हाफ लाइफ ज़्यादा होगी, उनकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा होगी। और
कैन लेसन इफेक्टिवनेस ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल्स। तो ये जो कंट्रासेप्टिव्स होते हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव्स जो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो उनकी इफ़ेक्टिवनेस को कम करती हैं। स्टूडेंट्स, ये उनकी इफ़ेक्टिवनेस को इसलिए कम करती हैं क्योंकि उनकी जो मेटाबॉलिज्म है वो CYP3A एंजाइम के थ्रू होती हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव्स की। और ये क्या करती हैं, टोपिमेरेड जो है ये CYP3A को स्टिमुलेट करती है। CYP3A जब स्टिमुलेट हो जाती हैं तो उन ड्रग्स की एकदम से मेटाबॉलिज्म हो जाती हैं और उनकी इफेक्टिवनेस कम होती है, उनकी एक्सक्रीशन ज़्यादा होती है। तो इसीलिए लिखा है। विगाबेट्रिन है, विगाबेट्रिन भी पार्शियल सीजर के लिए एज ए ऑन एड ऑन थेरेपी, यानी जो क्लासिकल ड्रग हैं उनके साथ मिक्सचर फॉर्म में, या फिर इन्फेंटाइल स्पाज़म जो होते हैं, इन्फेंटाइल स्पाज़म्स के लिए ये एज ए मोनोथेरेपी के तौर पर यूज़ की जाती है। तो इन्फेंटाइल स्पाज़म जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये बच्चों में जो एकदम से वो मसल कंट्रक्शन का आना, तो वो उसके लिए ये यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा लिखा है कि नॉट अवेलेबल इन यूज़। अब ये जो विगाबेट्रिन है, विगाबेट्रिन अब इतना ज़्यादा इस यूज़ में अवेलेबल नहीं है। इसका काम ये होता था कि ये गाबा मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक करती थी और गाबा के एक्शन गाबा की जो मेटाबॉलिज्म है उसको ब्लॉक करती थी। किस तरीके से ब्लॉक करती थी, एक एंजाइम था गाबा ट्रांस एमाइनेस एंजाइम, जो गाबा ट्रांस एमाइनेस एंजाइम है ये मेटाबॉलिज्म करवा देती हैं गाबा की। तो विगाबेट्रिन जाके गाबा ट्रांस एमाइनेस एंजाइम को ब्लॉक करता है, तो फिर गाबा की मेटाबॉलिज्म नहीं होती। हाफ लाइफ 6 to 8 आवर्स है, लेकिन इसकी जो लिखा है कि फार्माकोडायनेमिक एक्टिविटी इज़ प्रोलोंग एंड नॉट वेल कोऑर्डिनेटेड विद प्लाज्मा हाफ लाइफ। इसकी जो फार्माकोडायनेमिक एक्टिविटी है वो प्रोलोंग होती है, तो इसीलिए प्लाज्मा हाफ लाइफ की और उसकी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होती, यानी प्लाज्मा हाफ लाइफ इसकी कम है और फार्माकोडायनेमिक एक्टिविटी प्रोलोंग है, तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन इनकी नहीं होती। एडवर्स इफेक्ट, ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेडेटिव है और इसके साथ कुछ ऑप्थेल्मोलॉजिक एबनॉर्मेलिटीज़ भी काज होती हैं। ड्रग इंटरेक्शन इसकी मिनिमल है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ट्रीटमेंट ऑफ एपिलिप्सी की ट्रीटमेंट के बारे में लिखा गया है कि फर्स्ट कंसिडरेशन इज एफिकेसी इन स्टॉपिंग सीजर। जब आप एपिलिप्सी को ट्रीट कर रहे हो तो उस टाइम आपकी जो फर्स्ट कंसिडरेशन है वो यही है कि आप सीजर को रोक सको, सीजर को स्टॉप करो। बिकॉज मेनी एंटी एपिलिप्टिक ड्रग हैव ओवरलैपिंग पीलियोट्रोपिक एक्शन, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्रग कैन ऑफन बी चूजन टू रिड्यूस साइड इफेक्ट। न्यूवेर ड्रग टेंड टू हैव लेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट। अब देखिए कि हमने पढ़ लिया, इतने हमने लंबे चौड़े लेक्चर्स थे, इसको पढ़ लिया तो हमें पता चल गया कि ये जो जितने भी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है तो इनकी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग, एक प्लियोट्रोपिक, इस किस्म की इनकी एक्शन होती हैं। तो इसीलिए सही तरीके से काउजन के साथ कोई ऐसी ड्रग चूज़ करनी है जिसके साइड इफ़ेक्ट कम हो। जो न्यूवेर ड्रग होते हैं इनकी इतनी ज़्यादा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन नहीं होती जितनी कि क्लासिकल की होती हैं, तो इसीलिए हम एक क्लासिकल और एक न्यूवेर कंबाइन करके देते हैं, कभी भी दो क्लासिकल कंबाइन करके नहीं देते। पोटेंशियल ऑफ लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट, फार्मेकोकाइनेटिक्स एंड कॉस्ट आर अदर कंसिडरेशन। और साथ में हमने जो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट है उनके पोटेंशियल को भी देखना होता है, फार्मेकोकाइनेटिक्स को भी देखना होता है कि इसकी बॉडी के अंदर फार्मेकोकाइनेटिक्स कैसी है, उसकी से कोई उस पर कोई बुरा असर तो नहीं पड़ता पेशेंट पे, और इसकी कॉस्ट को भी हम कंसिडर करते हैं कि पेशेंट इसको बर्दाश्त कर सकता है या नहीं। पार्शियल ऑनसेट सीजर with secondary generalization, first line drug are carbamazepine and phenytoin equally effective। अगर पार्शियल ऑनसेट हो जाती है सीज़र की तो उसमें अगर पार्शियल सीज़र के साथ सेकेंडरी जनरलाइजेशन हो गई, यानी पार्शियल सीज़र स्टार्ट हुआ था और साथ में जनरलाइजेशन भी हो गई, फिर वो पूरे ब्रेन में फैल गई, तो उस टाइम हम कार्बामेज़ेपिन और फिनेटोइन यूज़ करते हैं एज ए फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग, दोनों इक्वली इफेक्टिव हैं। वाल्पोरेट, फिनोबार्बिटाल और प्रिमिडोन भी यूज़ होते हैं, ये भी इफ़ेक्टिवली इसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर सिर्फ पार्शियल सीजर हो और जिसमें जनरलाइजेशन ना हो, यानी विदाउट जनरलाइजेशन हो, तो उसमें फिनिटोइन या कार्बामेज़ेपिन यूज़ करते हैं।
तो वो क्या होते हैं, मे बी स्लाइडली मोर इफेक्टिव। तो ये जब हम यूज़ करते हैं तो ये मोर इफेक्टिव होते हैं। फिनिटोइन एंड कार्बामाजेपिन कैन बी यूज टुगेदर बट बोथ आर एंजाइम इंड्यूसर। फिनिटोइन और कार्बामाजेपिन जो है वो एक साथ यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन दोनों एंजाइम इंड्यूसर है। तो दोनों एंजाइम को इंड्यूस करेंगे तो इनकी खुद की मेटाबॉलिज्म भी बहुत ज़्यादा होगी, और इनके साथ दूसरे ड्रग जब देंगे तो उनकी मेटाबॉलिज्म भी ज़्यादा होंगे, बहुत तेज़ी से होगा। अब देखिए कि पार्शियल ऑनसेट सीजन में जब हम न्यूवेल ड्रग देते हैं तो उसमें क्या है, एडजवेंट एड ऑन थेरेपी वियर मोनोथेरेपी डज नॉट कम्प्लीटली स्टॉप सीजर। यानी इसमें हम ऐसे टाइम पे देते हैं कि अगर मोनोथेरेपी करें और मोनोथेरेपी से कम्प्लीटली सीजर स्टॉप ना हो तो उसमें हम कम्बिनेशन थेरेपी करते हैं। न्यूवेल ड्रग फेल्बेमेट, गाबापेंटीन, लिमोट्रिजीन, लिविट्रिएसेटम और ऑक्सकार्बेजेपिन, टिगाबाइन और टोपिरेमेट और जुनिसेमाइड जो है, ये इन ड्रग के साथ हम कम्बिनेशन फार्म में यूज़ करते हैं। इसके अलावा लिखा है कि लिमोट्रिजिन, ऑक्सकार्बेजेपिन, फेल्बेमेट अप्रूव फॉर मोनोथेरेपी वियर इज फिनेटोइन एंड कार्बामेजेपिन हैव फेल्ड। अब देखें कि लिमोट्रिजिन, ऑक्सकार्बेजेपिन और फेल्बेमेट जो है ये अप्रूव हुई है कि इनकी मोनोथेरेपी इनके थ्रू की जा सकती है, लेकिन फिनिटोइन और कार्बामेजेपिन जो है वो मोनोथेरेपी नहीं कर सकते, ये फेल है। अब आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज बन सकती हैं कि कौन से ऐसे ड्रग हैं जो कि वो इस तरह यानी कंबाइंड थेरेपी, एडजवेंट थेरेपी जो है उसके लिए फेल्ड है। तो ये फिनेटोइन, सॉरी स्टूडेंट्स, मोनोथेरेपी के लिए कौन से ड्रग फेल है, इस तरह एमसीक्यूज बन सकती हैं। तो आपने चूज करनी है कि वो फिनेटोइन और कार्बामाजेपिन है। एमसीक्यूज बन सकती हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रूव फॉर मोनोथेरेपी। उसमें ऑप्शन ए होगा मोनोथेरेपी, तो उसमें ऑप्शन ए होगा लिमोट्रिजिन, बी होगा फिनिटोइन, सी होगा कार्बामाजेपिन और डी होगा नन ऑफ अबाउट। तो आपने चूज करनी है लिमोट्रिजिन, क्योंकि लिमोट्रिजिन, ऑक्साकार्बेजेपिन और फेब्रमेट जो है वो मोनोथेरेपी के लिए अप्रूव किए गए हैं। अगर जनरलाइज ऑनसेट होती हैं सीजर की, यहाँ तक हम पार्शियल ऑनसेट पढ़ रहे थे, अगर स्टार्ट में ही जनरलाइज सीजर हो गई है, पूरे ब्रेन में सीजर फैल गई है, अगर टोनिक क्लोनिक सीजर है, मायोक्लोनिक सीजर है और एब्सेंट सीजर है, तो उसमें फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग जो है वो यूजुअली वल्पोरेट होती हैं। वल्पोरेट को हम जनरलाइज्ड सीजर के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग के तौर पर यूज़ करते हैं। फिनिटोइन एंड कार्बामाजेपिन आर इफेक्टिव ऑन टोनिक क्लोनिक सीजर बट नॉट अदर टाइप ऑफ जनरलाइज सीजर। जो फिनिटोइन है और कार्बामाजेपिन है ये टोनिक क्लोनिक सीजर के लिए इफेक्टिव होते हैं, लेकिन जो दूसरे टाइप है जनरलाइज सीजर के लिए उसके लिए इतना इफेक्टिव नहीं होते। लेकिन जो वल्पोरेट है वो जो जितने टाइप से जनरलाइज्ड ऑनसेट सीजर के वल्पोरेट जो इपिवाल के नाम से आता है तो वो सब के लिए इफेक्टिव होता है। Valporate and ethosuximide are equally effective in children with absent seizure, but only valporate protect against the tonic-clonic seizure and that sometime develops. वल्पोरेट और इथोसेक्सामाइड जो है वो बच्चों में जो एब्सेंट सीजर होती हैं उसके लिए दोनों इक्वली इफेक्टिव होते हैं, लेकिन वल्पोरेट जो है वो कभी कभार अगर बच्चों में टोनिक क्लोनिक सीजर आती है तो इसके लिए भी उनको प्रोटेक्ट करती है कि उनको टोनिक क्लोनिक सीजर ना हो। रिस्क ऑफ हेपेटोटॉक्सिसिटी इन ड्रग्स के साथ होती है, वल्पोरेट के साथ भी होती हैं और जो दूसरा इथोसेक्सामाइड है इसके साथ भी होती हैं। Clonazepam, phenobarbital, or primidone can be used against generalized seizure but may have greater sedative effect than other anti-epileptic drugs. इनमें जो क्लोनाजिपाम है, फिनोबार्बिटाल है और प्रिमिडोन है, तो ये जनरलाइज सीजर पे हम दे सकते हैं, पेशेंट को इफ़ेक्टिव है, ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरे ड्रग्स हैं, दूसरे एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं, उनसे कुछ हद तक ज़्यादा इनमें सेडेटिव इफ़ेक्ट होता है, ये सेडेशन ज़्यादा तौर पर काज करती है। Tolerance developed to clonazepam so that it may lose its effectiveness after 6 months. अब जो टॉलरेंस है वो क्लोनाजिपाम के लिए डिवेलप होती है, यानी वक्त के साथ साथ इसकी डोज पर इंक्रीज करनी होगी, ये उस सेम डोज पे फिर काम नहीं कर सकती, इसीलिए विद इन 6 मंथ तक ये काम करती है, लेकिन 6 मंथ के बाद जो डोज हमने इनिशियली स्टार्ट किया हुआ था अब वो डोज सही तरीके से काम नहीं करती, इसलिए हम क्या करते हैं, डोज को बढ़ा देते हैं।
Lamotrigine, topiramate, and zonisamide are effective against tonic-clonic absence and tonic seizures. अब जो लिमोट्रिजिन है, टोपरामेट है, zonisamide है, तो ये जो टॉनिक-क्लॉनिक सीजर है, एब्सेंस सीजर है और टॉनिक सीजर है, इन सब के लिए इफेक्टिव है। इन सब कंडीशन में हम ये यूज़ कर सकते हैं। अब स्टेटस एपिलेप्टिकस की बात आ गई, जो कि एक इमरजेंसी सिचुएशन है। इसमें क्या करते हैं, मोर देन 30 मिनट ऑफ कंटिन्यूस सीजर एक्टिविटी। क्या होता है कि 30 मिनट से भी ज़्यादा कंटिन्यूसली पेशेंट को झटके आते रहते हैं, ये इस किस्म की कंडीशन होती है। 2 or more sequential seizure spanning their period without fully recovery between seizure। 2 या 2 से ज़्यादा सीक्वेंस के साथ सीजर आ जाते हैं, अटैक कर लेते हैं और उनके दरमियान कोई वक्फा भी नहीं होता, वो कंटिन्यूटली विदाउट रिकवरी वो सीजर जो है वो कंटिन्यू रहती हैं। तो इसीलिए ये एक मेडिकल इमरजेंसी कहलाती हैं। इसकी ट्रीटमेंट हम किस तरीके से करते हैं, इसकी ट्रीटमेंट हम प्रॉम्प्टली और इमीडिएटली करते हैं। इसमें हम फास्ट और शॉर्ट एक्टिंग एंटी कन्वल्सेंट ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर करते हैं, जिसमें डायज़ेपाम है, लोराज़ेपाम है, ये हम एडमिनिस्टर करते हैं ताकि एकदम से मसल्स पैरालिसिस और वो जो ट्रांसमिशन है वो रुक जाए और ये सीजर जो है ये कम हो जाए। और उसके बाद लोराज़ेपाम और डायज़ेपाम के आईवी एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हम फिनोटोइन एडमिनिस्टर करते हैं, फास्ट फिनोटोइन एडमिनिस्टर करते हैं, फिनोबार्बिटल एडमिनिस्टर करते हैं, जो कि एक लॉन्ग एक्टिंग है। अगर कंट्रोल इस्टेब्लिश हो जाती हैं तो फिर हम लॉन्ग एक्टिंग एडमिनिस्टर करते हैं ताकि कुछ वक्त तक इस पर कंट्रोल हो सके। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये जो टेबल यहाँ पे दी गई है, ये मेजर एपिलेप्टिक ड्रग्स के कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे दिए गए हैं कि कार्बामाज़ेपिन है तो कार्बामाज़ेपिन की जो टोटल डोज है वो कितनी यूज़ की जाती हैं, इसकी थेरापेटिक रेंजेस कितने हैं, इसके प्रोमिनेंट साइड इफ़ेक्ट कितनी है, अदर साइड इफ़ेक्ट इसकी क्या है और अदर इश्यूज़ इसके साथ क्या है। तो ये चीज़ें आप ख़ुद से देख ले, ये हमने सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। इस चार्ट में कोई न्यू चीज़ नहीं है, मैंने इसको स्टडी किया है, इसमें कोई न्यू चीज़ नहीं है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई इसमें कंफ्यूजन आती है, किसी चीज़ की समझ नहीं आती है, तो फिर कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल लीजिएगा। अब देखिए नर्सिंग रोल। अब अगर आप एंटी कन्वल्सेंट ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हो तो उसमें आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है, एज ए नर्स आपने क्या करना होगा। तो लिखा है कि एसेस फॉर मेंशन्ड कंट्राइंडिकेशन एंड काउजन, यानी जो यहाँ पे मेंशन कंट्राइंडिकेशन और काउजन है कि ड्रग एलर्जी हो सकती है, जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जिन लोगों को हेपेटोरीनल डिसफंक्शन है, जिन लोगों को एरिथमिया है, जिन लोगों को हाइपोटेंशन है, तो उसमें काउजन के साथ या डोज कम करके या फिर अगर सीवियर कंडीशन है तो उसमें यूज़ नहीं करनी चाहिए ताकि अनवांटेड कॉम्प्लिकेशन को हम रोक सकें। डिसकंटिन्यू द ड्रग एट एनी साइन ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इस तरह भी हो सकता है कि इन ड्रग्स के साथ मुख्तलिफ किस्म की हाइपर सेंसिटिविटीज़ होती हैं, तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को रोकने के लिए इसको अगर आपने कोई ऐसा साइन देख लिया हाइपर सेंसिटिविटी का तो अपने जल्दी से इसको डिसकंटिन्यू करनी है। प्रोवाइड सेफ्टी मेजर्स, एडिक्वेट लाइटनिंग, रेस साइड रेल्स टू प्रिवेंट इंजरीज। आपने सेफ्टी मेजर्स करने हैं, सही तरीके से एडिक्वेट लाइटनिंग करनी है, साइड रेल्स को रेस्ट करने हैं ताकि आप इंजरीज को प्रिवेंट कर सको। एजुकेट क्लाइंट ऑन ड्रग थेरेपी टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्लियंस। आप पेशेंट को एजुकेट करेंगे ताकि वो उसकी अंडरस्टैंडिंग सही तरीके से हो और वो कॉम्प्लियंस करें, वो उन ड्रग्स को सही तरीके से यूज़ करें। मॉनिटर पेशेंट रिस्पॉन्स टू थेरेपी, डिक्रीज इन इंसिडेंस और एब्सेंस ऑफ सीजर। आपने पेशेंट की रिस्पॉन्स को देखनी है कि थेरेपी पे पेशेंट का रिस्पॉन्स कैसा है, उसकी जो सीजर की जो इंसिडेंस है वो डिक्रीज़ हुई है, एब्सेंस हुई है या नहीं, वो आपने चेक करनी है। मॉनिटर फॉर एडवर्स इफेक्ट, ड्रग के एडवर्स इफेक्ट के लिए भी आपने मॉनिटर करनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये इसके रेफरेंसेस हैं, अगर आपने ये डिटेल से स्टडी करनी है तो इन रेफरेंसेस के थ्रू डिटेल से स्टडी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर 3 एंटी कन्वल्सेंट ड्रग सही तरीके से समझ आ गई है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन इनमें है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन आप लोग डाल सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब आप लोगों को लेक्चर 4 पढ़ाऊंगी तो उसमें आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।